हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जॉबलेट जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की दुनिया में, क्योंकि जीत हमारी जिद है दोस्तों। तो भैया बहुत है ना, वेट चलता है कब लाइव क्लास आएगी, कब आपसे बात होगी, कब रूबरू होंगे, कब एक दूसरे से बात करेंगे। और आखिरकार फिर ये 7 बज ही जाते हैं, हालांकि बजते बड़े लेट है, वेट करना पड़ता है ना। चलिए कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट। और आज हम लोग बनाएंगे हुमस। हुमस बन जाएगी, हुमस बन जाएगी, हुमस हुमस हुमस। तो लेट्स स्टार्ट। हो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, एक बार और ट्राई मारते हैं। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर आई रे एजी केमिस्ट्री आई रे। आज बनाएंगे इसको, बना के छोड़ेंगे। हम लोग पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, कभी ना हलवा बना देते हैं, कभी रोटी बना देते हैं, कभी सब्जी बना देते हैं, और थोड़ा सा अगर ढंग से काम करना आता तो काजू कतली बना देते हैं। लेकिन आज हुम्मस बनाएंगे, कचरा सड़ाएंगे, हुम्मस बनाएंगे। और ऑर्गेनिक रेजिड्यू को सबको पता है, हुम्मस जो है एक मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टांस से कल बात हो चुकी थी। हुम्मस एक जटिल पदार्थों का मिश्रण। जटिल क्यों कहते हैं, कल बात हुई थी ना भाई साहब। नहीं टूटने वाली चीजें इसमें ज्यादा होती है, लाइक लिग्निन, फैट्स, ऑयल्स, ये बहुत होते हैं भाई साहब। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स वगैरह ये ज्यादा होती है, इसलिए इसको बोला जाता है मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टांस। तो हुम्मस तो निकले मिक्सचर है ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टांस। तोड़ूंगा, बनाऊंगा ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ तोड़ के आज हुम्मस बनाऊंगा। इसका भी जो है ना फॉर्मेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस है भाई साहब। इसका निर्माण भी बहुत ही जटिल जैविक रासायनिक क्रियाओं से होता है। बोले तो हाँ, इट इज फॉर्म्ड बाय वेरी कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेसेस। बनेगा भाई साहब, बनेगा। इसको बनाने के लिए ना बहुत सारी थ्योरीज दी गई। जब आप आगे हायर स्टडीज में जाएंगे तो थ्योरीज पढ़ेंगे, बट हम लोग ना एक ही थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ठीक ठाक थ्योरी है जिससे समझ में आ जाता है। और ये बनता कैसे, ये पीक आ गए मान लो वेदरिंग इसका डिकम्पोजिशन का, मतलब लीटर है, लीटर से फिर डिकम्पोजिशन हुआ तो डफ बन गया। डू यू नो लीटर, सारे जानते हैं, मुझे पता है। जब मेनू पता है कि सब जानते हैं फिर भी बता देते हैं, क्या दिक्कत है। मैंने कहा था एक ताजा कोई पत्ती गिरी है, ताजा किसी की हड्डी गिरी है, ताजा किसी की चमड़ी गिरी है, ताजा किसी का कपड़ा है, किसी के बाल है, या फिर है ना लीव्स है, पत्ती है ना, कोई भी प्लांट पार्ट है, एनिमल पार्ट है, वो अभी अभी गिरा है भाई साहब, अभी अभी गिरा है भाई साहब। उसको बोला जाता है लेटर लेटर लेटर। फिर इसके ऊपर लगे कुछ माइक्रोब्स, उन्होंने क्या किया, इसको डिकम्पोज किया रे बाबा, डिकम्पोजिशन किया है ना, इसका डिकम्पोजिशन किया। बोले तो अपघटन किया। कौन सा गठन किया, जैसे पत्ती इसका अपघटन किया तो भाई जी यह बन गई डफ। डफ किसे कहते हैं, ये तो क्या हो गया, लीटर तो क्या हो गया, अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, जिसका डिकम्पोजिशन अभी हुआ ही ना है। अनअपघटित कार्बनिक पदार्थ कहते हैं हिंदी में, अनअपघटित कार्बनिक पदार्थ क्या बोलते हैं, अनअपघटित कार्बनिक पदार्थ। उसके बाद ये क्या हो गया, डफ क्या हो गया, पार्शियली डिकम्पोज्ड, यानी कि आंशिक अपघटित, आंशिक अपघटित हो गया ये आंशिक। और भाई जी जिस दिन ये पूरी सड़ली ना उस दिन हुम्मस बन जाएगा ये। तो हुम्मस फुली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, फुली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, फुली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ। तो छोड़ांगा ना बनाऊंगा। तो भाई साहब जो है ना, हाँ लास्ट फाइनल स्टेज है हुम्मस। तो ये मृदा में जीवांश पदार्थ का बहुत ज्यादा अपघटन होने से, बहुत ज्यादा विच्छेदन होने से बन जाता है। ये देखो ये लिखा हुआ आपके कि भाई साहब ये ना मृदा के जीवांश पदार्थ का बहुत ज्यादा अपघटन होने के बाद बनता है। मतलब इट इज फॉर्म्ड व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ डिकम्पोजिशन। ये हाईली फॉर्म ऑफ डिकम्पोजिशन जब हो जाता है ना भाई साहब ऑर्गेनिक मैटर का, तब जाके ये हुम्मस बनती है। अब हम लोग ना इसको प्रोसेस बाय प्रोसेस पढ़ेंगे, इसके फॉर्मेशन को ना कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे, 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। और सबसे पहले लिग्नो प्रोटीनेट बनाएंगे, लिग्नो प्रोटीनेट बनाएंगे। आओ बच्चों हुम्मस बनाए,
ह्यूमस बनने के लिए पहले लिग्नोप्रोटीनेट पहले लिग्नोप्रोटीनेट बनाएंगे। आज हमारा कान तन ह्यूमस बनवा दो तन शानदार सिखा दो। और उसके लिए पहले रे बाबा लिग्नोप्रोटीनेट बनाना पड़ेगा। नाम से कुछ पता तो लग रहा होगा, कुछ ना कुछ तो आइडिया मिल रहा होगा। लिग्नोप्रोटीनेट बोले तो लिग्नीन और प्रोटीन, लिग्नोप्रोटीन बोले तो लिग्नीन प्लस प्रोटीन, ध्यान आपको। चलिए आप याद कीजिए, ऑर्गेनिक मैटर का जब डिकम्पोजिशन होता है, बेर मारा रे ऑर्गेनिक मैटर जीवांश पदार्थ ने कहता जावे रे। ऑर्गेनिक मैटर बोले तो जीवांश पदार्थ, जब इसका अपघटन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, आपका गठन होता है ना, डिकम्पोजिशन होता है, तो भाई साहब कल ही मैंने आपको सीक्वेंस याद करवाया था कि नहीं करवाया था। मैंने कहा था सबसे पहले एसपी टूटा है, सुगर टूटा है, स्टार्च टूटा है, सिंपल प्रोटीन टूटा है, राइट है। एसपी ट्रिक याद करवाई ना बाबा। उसके बाद में टूटता है सीपी, क्रूड प्रोटीन। फिर भाई साहब नंबर आता है एच, बोले तो हेमीसेलुलोज। फिर नंबर आता है सी, बोले तो सेलुलोज। फिर नंबर आता है एल, तो काना बेरा रे सबसे लास्ट में टूटे लिग्निन भाई, सबसे लास्ट में टूटे रे। तो पहले कौन टूटा? या तो नान्या सुगर से, सरकरा से, या तो बेरा स्टार से, सिंपल वाली प्रोटीन से, या तो बेरा क्रूड प्रोटीन कच्ची प्रोटीन। फिर नंबर आता है हेमीसेलुलोज, फिर आता सेलुलोज। अब लास्ट में कौन टूटता? ध्यान आपको, लिग्निन, और लिग्निन के साथ एक और था, किसी को ध्यान हो तो वैक्स, ध्यान है किसी को, वैक्स तेल, ये लास्ट में टूटते हैं। तो लिग्निन एंड वैक्स बोले तो लिपिड, वैक्स लिपिड ही होती है रे बाबा। वैक्स तो नान्या मोमी होचे रे, काई होचे, मोमी होचे, लिपिड होचे, है ना। तो इसका मतलब कौन बच गए? सब टूट गए। बचा कौन? सर लिग्निन बच गया आपके हिसाब से। तो आपके हिसाब से क्या बच गया? सर लिग्निन बच गया, क्योंकि बाकी सब टूट गए, देखो सुगर भी टूट गई, स्टार्च भी टूट गई, हेमीसेलुलोज, साथ में सेलुलोज टूट गयो रे, सबको तो विच्छेदन हो गया रे। तो बच गया कौन? लिग्निन और वैक्स बोले तो लिपिड, तेल, वसा, यूं भी कह सकते हो आप। तो लिग्निन बच गया, वैक्स बच गया, यूं भी कह दो मोम बच गया, ऑयल बच गया, या फैट बच गया, ये सारे बच गए। सर हिंदी में बताओ ना प्लीज। ये रहा हिंदी में, लिग्निन को हिंदी में लिग्निन कहते हैं, वैक्स को ना मोम कहवे है, मोम, और ऑयल भाई साहब तेल कहवे है, तेल, फैट वसा कहवे। ये बचे कि नहीं बचे? आप कहोगे डेफिनेटली ये बच गए ना। अब ये तो हो गया आपका, ये सारे बच गए। इसके बाद में पता आपको और कौन बच जाता है? वो प्रोटीन बच जाती है भाई साहब, है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी बचती है। मैं सिंपल प्रोटीन की बात ना करूं, सिंपल प्रोटीन तो बहुत जल्दी टूट जाओगे, वो तो एसएसपी में आ जाओगे, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है। तो यहां पर कौन बचा हुआ बताओ? सर यहां पर तो अभी आपने बताया लिग्निन बचा हुआ है, प्लस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जैसे माइक्रोब्स में होती है, सूक्ष्म जीवों में, है ना, वो बच जाती है। तो एक तो थारो लिग्निन बच गयो, दो जो बच गयो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, एक तो थारो लिग्निन बच गयो। आपको पता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन या प्रोटीन क्या होती है? सबको पता है नाइट्रोजिनस होती है भाई साहब। कल अलका और अमन नकली बेटा बनकर आए और बिना किसी की सहायता के आत्म प्रकाश को प्रोटीन खिला के, जिससे वो श्वसन प्रकाशन करके बड़ा हो गया। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कौन सा सबस्टांस है? नाइट्रोजिनस सबस्टांस। हिंदी जटिल प्रोटीन बच गई, जटिल प्रोटीन, जिसको आप चाहो तो क्या कह सकते हो? बोला ना मैंने, इसको कह सकते हो आप नाइट्रोजिनस पदार्थ। ये नाइट्रोजनीय पदार्थ रह गया। तो काना बेरा रे जब टूटा जीवांश पदार्थ, सब कुछ टूट जावे रे, ओ सारा मैटर टूट जावे। काना बेरा रे बच गए लिग्निन वैक्स,
फैट तेल बच बच जा, उधर तो लिग्निन और तेल ये बच गए, और इधर क्या बच गई, सूक्ष्म जीवों के अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बच गई। तो क्यों ना इन दोनों को जोड़ दे, हम जोड़ देते हैं। तो कान्हा भीरा रे दोनों को दिया मैंने जोड़, और बधाई हो बधाई हो, आज रे मारे तो लिग्नो प्रोटीन बनेंगे, आज रे मारे तो लिग्नो प्रोटीन बन गई। तो वीर मारा रे बन गई लिग्नो प्रोटीन। मम्मी की समझ में आए तो ही समझ मतलब यस करना है, इसके ऊपर नहीं करना नहीं है भाई साहब। नहीं आया तो नहीं बोलने का, नहीं आया सर, मस्त समझ में आना चाहिए। ये पढ़ाई तभी काम की बेटा। चलिए मैं आपको थोड़ा लिखा हुआ दिखाता हूं आपकी किताब के हिसाब से, फिर आपके मस्त समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला, जब भी कोई जीवांश टूटे, टोड़े टोड़े, सुगर टूटे, शर्करा टूट गई, स्टार्च टूट गया, हेमिसेलुलोज टूट गया, सेलुलोज भी टूट गया। तो ये तो धीरे धीरे कम हो गए ह्यूमस के अंदर। तो फिर टूटा कौन नहीं, लिग्निन नहीं टूटा रे, तेल नहीं टूटा रे, ना लिग्निन टूटा, ना तेल टूटा, ना वसा टूटी, ना वेक्स टूटा। वेक्स भी मैंने कहा ना, वेक्स लिपिड ही होता है, लिपिड का टाइप है। तो सब कुछ टूट गया रे भाई साहब। ऑर्गेनिक मैटर जब बढ़ा दो सब, देखो जीवांश पदार्थ जब टूटे ना तो सब टूट गए ह्यूमस बनने में। केवल सुगर टूट गई, स्टार्च टूट गई, हेमिसेलुलोज टूट गया, सेलुलोज, मतलब SSPHC, केवल बच गई कौन, एल बच गया, और एल के भाई बहन बच गए, मतलब तेल वसारी बच गए। करेक्ट है, ये बच गए भाई साहब, बच गए। अब ये क्या करेंगे, देखो थोड़ा इंग्लिश में भी लेते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी। वैसे तो मैं आपको बता दूं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों पढ़ने में ना बहुत मस्त समझ में आता है, कसम से। देखो, इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिफिकेशन, जब ह्यूमिफिकेशन हो रहा है, ह्यूमस बन रही होती है ना, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस हो रहा है ना, ह्यूमस बनने आया ना, जो ह्यूमस बनने की प्रक्रिया में सुगर, स्टार्च, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज ग्रेजुअली डिक्रीजेस, धीरे धीरे कम हो जाते हैं बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के टूटने से, एंड द अमाउंट ऑफ लिग्निन एंड ऑयल फैट इंक्रीजेस। तो समझ में आ गया बेरा, टूट गया सबका सबरा, और बच गया लिग्निन तेल वसा, टूट गया सबका सबरा। सब टूट गए भाई साहब, केवल लिग्निन फैट वसा मोम वगैरह ये बच गई। तो क्या मैं अपनी बात करने में कामयाब रहा हूं? अभी तो मैंने बता तो दिया आपको, समझ में आ गया, लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता, इंग्लिश मीडियम वाले स्पेशली, हिंदी मीडियम तो बुक में बेसिक लाइन लिखी हुई सेम टू सेम। अब ये जो बच गए ना प्रतिरोधी पदार्थ, जिनको आप रेजिस्टेंट मटेरियल बोल रहे हैं, बताओ कौन कौन प्रतिरोधी पदार्थ, कौन है रेजिस्टेंट मटेरियल? आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया, हमें क्या बताया, ये प्रतिरोधी पदार्थ किसके लिए वर्ड आया, रेजिस्टेंट सबस्टांस, ये वर्ड आया लिग्निन के लिए। लिग्निन, फैट या ऑयल्स, फैट, वैक्स, इंग्लिश में इधर, चलो इधर इंग्लिश में लिखा तो इधर हिंदी में लिखते हैं आज, है ना। ये क्या हो गया, लिग्निन, रेजिस्टेंट मटेरियल कौन है, लिग्निन है, और तेल है, और वसा, और मोम। ये ना टूटे भाई साहब, ये ना टूटे तो क्या हुआ, ये कंबाइन हो गए नाइट्रोजिनस सबस्टांस के साथ। ये बीरा, ये किसके साथ कंबाइंड हो गए, नाइट्रोजनी पदार्थ के साथ। ये नाइट्रोजनी पदार्थ क्या होता है किसी को बताना मत भाई साहब, ये होता है यहां पर प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन, कल अल्का और अमन, आपको पता है आती है ट्रिक किसी को नाइट्रोजन की, कल अल्का, कल यानी क्लोरोफिल में नाइट्रोजन, ट्रिक है भाई साहब, कल क्लोरोफिल में नाइट्रोजन, अल्का एल्केलॉइड में नाइट्रोजन, अमन अमीनो अम्लों में नाइट्रोजन, अमीनो एसिड में नाइट्रोजन, नकली न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन, बेटा विटामिन में नाइट्रोजन, बनकर आए IAA इंडोल एसिटिक एसिड, इसको ऑक्सीजन कहते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन, और बिना किसी की सहायता के, सहायता बोले तो साइटोक्रोम में नाइट्रोजन, है ना, आत्म प्रकाश को ATP में नाइट्रोजन, प्रोटीन खिला गए प्रोटीन में नाइट्रोजन, प्रोटीन में नाइट्रोजन, ये प्रोटीन में नाइट्रोजन, प्रोटीन में नाइट्रोजन। तो प्रोटीन क्या निकली, नाइट्रोजन सबस्टांस, है ना, प्रोटीन खिला के जिससे वो श्वसन प्रकाशन करके, मतलब रेस्पिरेशन के लिए नाइट्रोजन चाहिए, फोटोसिंथेसिस या प्रकाशन के लिए नाइट्रोजन चाहिए, वो बड़ा हो गया, बड़ा मतलब ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, और उसने पीके को बैलेंस कर दिया, और पीके को बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। तो यहां पर देखो ये लिग्निन, वसा, फैट वगैरह हो गई, है ना, ऑयल वगैरह हो गया, ये आपका प्रोटीन हो गया, दोनों को जोड़ दो भाई साहब,
बन गयो रे बन गयो, आज लिग्नो प्रोटीनेट बन गयो रे बन गयो, आज लिग्नो प्रोटीनेट बन गयो, समझ में आ गयो रे आ गयो, लिग्नो प्रोटीनेट बन गयो, आ गयो ना। इसमें क्या करना भाई साहब, यहां पर आप अंडरलाइन करके अपनी बुक में लिख सकते हैं कि भाई साहब ये लिग्निन प्रोटीन की बात हो रही है, ये लिग्निन प्रोटीन की हो रही है। यहां पर आप लिख सकते हैं कि ये तो बिल्कुल उसकी सॉरी लिग्निन ऑयल फैट की बात हो रही है, और यहां तो सिंपली प्रोटीन की बात हो रही है, और दोनों को चिपका डालने का बन गया लिग्नोप्रोटीनेट। समझ में आ गया कि लिग्निन बच की प्लस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो है ना ऑर्गेनिज्म में होते हैं, वो आसानी से नहीं टूटती, कॉम्प्लेक्स वाले क्रूड टूट जाती है, सिंपल टूट जाती है, कॉम्प्लेक्स नहीं टूटती है। तो ये दोनों मिल जाते हैं और बन गया तेरा लिग्निन प्लस प्रोटीनेट, प्रोटीन का ग्रुप लिग्नोप्रोटीनेट कॉम्बिनेशन बन गया। अरे बाबा 12 बक्का लिखा ना, बढ़ गया। चलिए कोई और ये तो इसको याद रखना, लेकिन जरा याद बात ये रखना, लिग्नोप्रोटीनेट बना था, क्योंकि जब भी बनेगी आगे होमस ये कंपाउंड सारे मिलेंगे। पहला कंपाउंड लिग्नोप्रोटीनेट, जरा याद ढंग से कर लो। सेकेंड, रोधी अणु जीव उत्तक का निर्माण। बाप रे, इतनी शुद्ध हिंदी, हिला देने वाली हिंदी, बट इसको ना इंग्लिश में लिख लियो, फॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंट, इसको भी, ये भी ज्यादा जरूरी नहीं इसको, रेजिस्टेंट माइक्रोबियल टिश्यू, रेजिस्टेंट माइक्रोबियल टिश्यू। सुन रहे हो क्या, सुन रहे हैं सर, आ रहा है क्या समझ में, आ रहा है सर। अब क्या बनाएंगे हम सूक्ष्म जीवों में, देखो इसको हिंदी में कैसे लिखा है, रोधी यानी नहीं टूटने वाला, अणुजीव यानी सूक्ष्म जीव। बताओ इनकी शुद्ध हिंदी देखो आप, इसको अगर ये सूक्ष्म जीव लिख देते, मान लो लिख देते, तो इनका क्या जा रहा था भाई, इनका क्या जा रहा था बताओ। तो हिंदी में ना इसको सूक्ष्म जीव लिखना था, अणुजीव की। गलती उसकी जिसने पहली बार हिंदी बनाई थी किसी जमाने में, महाभारत के टाइम में, महाभारत में तो आई नहीं होगी शायद सोइल साइंस, उसके बाद मुझे लग रहा है शायद 100 200 500 साल, मतलब 101 201 साल पहले तो आई गई होगी, उस समय किसी ने इसकी हिंदी बनाई थी फिर। और उत्तक जानते हो, टिश्यू, ये हो गया, चलो है ना। अब लेते हैं अपन रोधी अणु, बताना मत किसी को, बहुत ध्यान से सीखना। देखो जब शुगर को तोड़ते हैं ना, ये शुगर को आप हिंदी में शर्करा भी कह सकते हैं। कौन तोड़ते हैं शुगर को, कौन तोड़ा है, माइक्रोब्स, या फिर कोई और दूसरी चीजें है जो है ना, एंड अदर कंपाउंड जितने भी टूटते हैं, चाहे आपका शुगर टूटे, चाहे प्रोटीन टूटे, चाहे कोई और टूटे, तो शर्करा और अन्य यौगिक जब टूटते हैं ना, है ना, यौगिक टूटते हैं, तो इनसे ना एनर्जी निकलती है। हाँ ऊर्जा निकलती है। ये माइक्रोब्स जो होते हैं ना, ये अपने बाप के नौकर ना है, ये सब अपने अपने खुद के पेट भरने के लिए करते हैं। तो जब भी कोई शुगर टूट रही है, सिंपल शुगर है, स्टार्च है, सिपीर, एस्पीर, कछ भी टूट रहा है ना, लिग्निन जो भी टूट रहा है, लिग्निन तो खैर सबसे लास्ट में न के बराबर टूटती है, लेकिन बाकी जितने भी टूट रहे हैं ना, बाकी कौन टूट रहे हैं, शुगर टूटती है, स्टार्च टूटता है, सिंपल प्रोटीन टूटती है, प्रोटीन टूटती है, वो तो सेलुलोज हेमिसेलुलोज टूटता है, सेलुलोज टूटता है, ये तो टूटते ही है, लिग्निन न के बराबर, लेकिन लिग्निन भी टूटती तो है ही है। इनके सबके जो है ना ब्रेकडाउन से माइक्रोब्स, क्यों इनको माइक्रोब्स तोड़ते हैं, क्यों लीटर को डब बनाया जाता है, क्यों डब को हुमस बनाया जाता है, क्योंकि खुद को एनर्जी मिलती है। जो काम करने वाले ना माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव, उनको खुद को एनर्जी मिलती है। तो एक तो इनके पास चली गई एनर्जी, एनर्जी किसके पास गई सर, माइक्रोब्स के पास गई। किसके पास गई, माइक्रोब्स के पास गई, सूक्ष्म जीवों के पास गई, उनकी बॉडी में गई ना एनर्जी। इसके अलावा कुछ अमोनिकल साल्ट और निकले इसमें से, जब भी टूटता है ना तो अमोनिकल साल्ट भी निकलते हैं, अमोनियम साल्ट, अमोनियम कंटेनिंग कंपाउंड्स, अमोनियम लवण भी निकलते हैं, टूटती है तब निकलते हैं भाई साहब, है ना। अब ये दोनों चीज ना, एनर्जी और अमोनियम लवण, इन दोनों को ही माइक्रोब्स ले लेते हैं, और लेके भाई साहब ये तो ना अपना ना टिश्यू बना लेते हैं, अपनी बॉडी बना लेते हैं ढंग से, है ना, समझ में आ रही है।
जब कोई शुगर टूटती है या कोई और चीज टूटती है, थोड़ी एनर्जी निकलती, थोड़ा सा अमोनियम साल्ट निकलता। इनको माइक्रोब्स लेकर भाई साहब सॉलिड बॉडी बना ले। सॉलिड, किसकी बॉडी सॉलिड बन गई? सूक्ष्म जीवों की। तो ये क्या करते हैं? माइक्रोबियल टिश्यू बना लेते हैं। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? इनको लेके ये दोनों ही चीज किसके अंदर गई? माइक्रोब्स में गई। कौन कौन गई? अमोनियम साल्ट भी गया, ऊर्जा भी गई। इससे ना इनके वो बन गए, बॉडी बन गई ना भाई साहब, इनकी, इनका शरीर बन गया ना भाई साहब। क्यों शरीर बन गया ना? समझ में आ रहा है? अब ये हो गया। चलो एक तो ये इन्होंने देखो माइक्रोब्स ने क्या क्या ले ली, देखो माइक्रोब्स ने क्या क्या ले ली। मैंने अभी जस्ट ही कहा शुगर टूटी ना, शुगर टूटी तो निकली एनर्जी, ऊर्जा, और एक निकला अमोनियम साल्ट। ये एनर्जी और ये अमोनियम साल्ट है ना, अमोनियम साल्ट NH4 प्लस का साल्ट। ये दोनों किसने ले ली? ये दोनों गई सीधी माइक्रोब्स की बॉडी बनाने के लिए। माइक्रोब्स का क्या बना रहे? टिश्यूज को बना रहे। उत्तकों में चली गई, टिश्यूज फॉर्मेशन करेगी, बॉडी बन गई भाई साहब माइक्रोब्स की, मतलब उत्तक बन गए। अब और भी अभी पूरा नहीं हुआ। और इसके अलावा पता क्या अपन ने पढ़ा था कि पॉलीयूरोनोइड भी बनते हैं। कोई ऐसा बच्चा हो जो मुझे यह बता दे कि पॉलीयूरोनोइड किसमें बना है, भाई साहब मैं उसको बादशाह घोषित करवा दूंगा, स्पेशली चाहे उसके लिए मुझे किसी को कहना ही पड़े। ध्यान है, किसी को पॉलीयूरोनोइड बनते हैं। चलो बताता हूं कब बनते हैं। आपने जब सेलुलोज को तोड़ा था ना, सेलुलोज को देखो, देख किसी को पीछे जाके देखो, नहीं देखो, देखना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा। जब आपने सेलुलोज को तोड़ा था, सेलुलोज, पीछे जाके देखो, तो पहले बनी थी सिंपल शुगर, सिंपल शुगर बनी थी, सरल शर्करा। जब भी सेलुलोज तोड़े, जब भी सेलुलोज तोड़ा तो क्या बना था? सरल शर्करा बनी थी। नहीं नहीं याद देख के बताओ मुझे, ऐसे नहीं। अरे नहीं भाई मैं तो नहीं मान रहा हूं, देख। फिर उससे क्या बना था? सर उससे तो मुझे अच्छी तरह से याद है, कल पॉलीयूरोनोइड बना था, पॉलीयूरोनोइड। फिर हमारी बात भी हुई थी, ये पॉलीसेकेराइड होता है, बहुत सीधा होता है, बोड़ा होता है, कोई ना एथारिक उनके वो तो ऐसे नहीं पढ़ा था कल। फिर पॉलीयूरोनोइड से भी किसी को याद हो तो आगे क्या बना था? शुगर बना था, शर्करा प्लस शुगर एसिड बने थे। नहीं नहीं देखो, जाके पीछे देखो। अरे और थोड़ा सा और पीछे देख, ये नहीं, इधर वाला, ये देख हेमिसेलुलोज में देख, हेमिसेलुलोज से लिखा हुआ है, हेमिसेलुलोज से सरल शर्करा, सरल शर्करा से पॉलीयूरोनोइड, पॉलीयूरोनोइड। नहीं देखना पड़ेगा भाई साहब आपको, पॉलीयूरोनोइड, फिर उसे शर्करा और शर्करा। अब ये पॉलीयूरोनोइड जो है ना, इसको भी ले लेंगे। ये तो भाई साहब राक्षस बनने वाले हैं धीरे धीरे, ये माइक्रोब्स तो राक्षस बनने वाले हैं। ये क्या करेंगे? अब पॉलीयूरोनोइड भी ले लेंगे। तो पहले तो एनर्जी ले लेके बैठे हैं, पहले तो क्या लेके बैठे? एनर्जी लेके बैठे। अब सेलुलोज टूटने से क्या आ गया? पॉलीयूरोनोइड आ गया। कौन आ गया भाई? पॉलीयूरोनोइड। और इस पॉलीयूरोनोइड को भी यही ले लेंगे, इनके बाप का राज है, सबको ये ले लेके मोटे हो जाएंगे, सांड बन जाएंगे। समझ में आया? वो आयोग ना आयोग, ये तो राक्षस बन जाएंगे भाई साहब, किसी को कुछ नहीं समझेंगे। देखना अभी बैठ रो है, बैठ रो है, बस इतना इनके पास मेटेरियल हो गया है ना। पॉलीयूरोनोइड भी इन्होंने बना लिया, और ये सारे इससे क्या करते हैं? अपने टिश्यू बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं, माइक्रोबियल टिश्यू या उत्तक बन जाते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किस किस से बना? आप कहोगे सर एनर्जी, एक तो उनके आसपास एनर्जी आ गई, प्लस उनकी बॉडी में, किन की बॉडी में? सूक्ष्म जीवों की बॉडी में चला गया अमोनियम साल्ट, अमोनियम लवण चला गया, और तीसरा चला गया उनकी बॉडी में पॉलीयूरोनोइड। तो भाई साहब इतना माल खा गए तो कि ये तो ना राक्षस बन गए। ठीक है, क्या क्या चलेगी हिंदी में बताता हूं मैं। सूक्ष्म जीवों के उत्तकों में ऊर्जा चली गई, अमोनियम लवण भी, अमोनियम लवण भी चले गए। इसके अलावा पॉलीयूरोनोइड भी चला गया, पॉलीयूरोनोइड। और इतना माल जब उनके उत्तकों में चला गया ना, अब उत्तक नहीं टूटेंगे उनके, चाहे हुमस बढ़ो चाहे कुछ भी बढ़ो, वो नहीं टूटेंगे, वो तो राक्षस बन गए, है ना भाई साहब। ये सारे जब, तो अब ये माइक्रोब्स के बॉडी में इकट्ठे हो गए। अब मान लेते हैं माइक्रोब्स मर गए,
मर गए, सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो गई, माइक्रोब्स की डेथ हो गई। सूक्ष्म जीव तो मर गया रे बापो, सूक्ष्म जीवों क्या हो गई, मृत्यु। तो कोई बात नहीं, उनके उत्तक तो मिट्टी में ही रहेंगे, उनके उत्तक भी हुमस में आ जाएंगे, उनके उत्तक भी क्या होंगे, हुमस में आ जाएंगे। तो बधाई हो, बधाई हो, दो चीज इकट्ठी हो चुकी है, दो चीज क्या आ चुकी है, पहले लिग्नोप्रोटीनेट आया, अभी तो माइक्रोबियल टिश्यू भी आया। धीरे धीरे हुमस बन रही है भाई साहब। हुमस में दो चीज तो बना दी मैंने, लिग्नोप्रोटीनेट, हुमस में बहुत होता है, लिग्निन और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मिलकर बनाती है। अभी अभी ये माइक्रोबियल टिश्यू आ गए और ये मिट्टी में इकट्ठे हो रहे हैं और ये भी हुमस का ही पार्ट बनने वाले हैं। माइक्रोब तो मरेंगे एक दिन, लेकिन उनकी बॉडी तो रहेगी भाई साहब। साइंस कहती है पानी को उबालने से माइक्रोब्स मर जाते हैं। साइंस कहती है पानी को उबालने से माइक्रोब्स मर जाते हैं। अब साला साइंस को ये कौन बताए कि उनकी डेड बॉडी तो पानी में ही रहती है। साइंस कहती है पानी को उबालने से माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, लेकिन साइंस को कौन समझाए कि उनकी डेड बॉडी तो पानी में रहती है। उसके आगे एक डॉट डॉट लगा के लाइन लिखी हुई थी, साला बचपन से इंटेलिजेंट हूं, कभी घमंड नहीं किया। मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे किस कहीं पढ़ा है मैंने, है ना। ऐसे ही फिर एक और था कि ना बिल्ली और ये ना गाय, ये तो बहनें हैं। किसी ने पूछा कैसे, बोला बिल्ली हमारी मौसी है, गाय हमारी माता है, और माता और मौसी ये तो बहनें हो गई ना, तो गाय और बिल्ली तो बहनें बन गई। फिर आगे लिखा हुआ था साला शुरू से इंटेलिजेंट हूं लेकिन कभी घमंड नहीं किया रे, ऐसे। तो ये माइक्रोब्स तो मर गए, लेकिन डेड बॉडी तो रहेगी ना इनकी, रहेगी ना इनकी। बताओ, हो गई। चलो पढ़ के देखते हैं। शुगर और बाकी जब चीजें टूटती है ना तो एनर्जी निकलती है। बधाई हो, एनर्जी ले ली माइक्रोब्स ने। अमोनिकल लवण बनते हैं, ओहो अमोनियम साल्ट भी ले लिए, अमोनिकल साल्ट भी ले लिए। और सूक्ष्म जीव इससे अपना अणुजीव बनाते हैं। अणुजीव बोले तो माइक्रोबियल टिश्यू। अणुजीव उत्तक भी आ रहा है ना, ऊती उत्तक को ही बोलते, टिश्यू को ऊती। अबे लिख लियो भाई साहब, अणुजीव ऊती क्या होती है, सूक्ष्म जीव का खुद का उत्तक बन जाता है बॉडी का। ये सूक्ष्म जीव जाना 1 2 4 5 4 कोशिकाओं के ज्यादा नहीं होते, थोड़ी बहुत सेल्स के होते हैं, 2 4 हजार 5 हजार 10 हजार 1 2 इतने के होते हैं। तो इनका क्या बन गया यहाँ पर, इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, सूक्ष्म जीवों के उत्तक बन जाते हैं। सूक्ष्म जीवीय उत्तक ये बन जाते हैं। ठीक है, दो चीज तो आ चुकी, थोड़ी सी एनर्जी आ गई, थोड़ा सा अमोनिकल साल्ट भी, इससे बॉडी बन गई रहा माइक्रोब्स की। और लेते हैं जब ऑर्गेनिक मैटर, पहले तो इंग्लिश में देख लो, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ शुगर या डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर एंड अदर कंपाउंड्स, एनर्जी इज रिलीज एंड अमोनिकल साल्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म देयर ओन माइक्रोबियल टिश्यू। एक तो इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स है ना बेटा, उसमें करेक्शन है काफी सारे, तो वो लोग ना इसको जरूर लिखा करो। जैसे इसकी हेडिंग है, हेडिंग मुझे पता है आपको, इसका जरूर ये बायोमोलिकुलर तो बंद लिखना, क्योंकि ये माइक्रोबियल ज्यादा वर्ड सही है। इसको थोड़ा टेक्निकली ठीक कर लिया करो बेटा, ठीक है। तो इस समय क्या हो गया, प्रोटीन आ चुकी है, अमोनियम साल्ट आ चुके हैं, और उससे माइक्रोब्स अपने टिश्यूज को बहुत अच्छा सा डेवलप कर चुके हैं। अभी और लेते हैं माल है, अभी पूरा ना आया। इसके अलावा देखो ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, सारे के सारे दोनों पॉलीयूरेनोइड्स हो रहा है। अच्छा एक लाइन आ गई नहीं, एक पॉइंट रह गया इसमें ना, हाँ नहीं सही चल रहा है, हाँ सही चल रहा है, आगे ना सर सही। फिर अब देखो पॉलीयूरेनोइड आ गया। अब ये मत करना सर पॉलीयूरेनोइड क्या है भाई साहब, थोड़ी देर पहले इसे वो तोड़ा रहा अपने सेलुलोज, फिर सिंपल शुगर और उससे पॉलीयूरेनोइड बढ़ गया। पॉलीयूरेनोइड कल भी पढ़ा था हमने, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये भी इन्होंने ले लिया। ये तो गुंडे बन गए भाई साहब, एनर्जी दे दो, एनर्जी ले ले आभा दे। माइक्रोब्स क्या करे, एनर्जी ले ले आभा दे, अमोनियम साल्ट आभा दे, पॉलीयूरेनोइड आभा दे, बोमिया जी थारी बॉडी बना लीजो रे, मतलब माइक्रोब से थारी बॉडी बना लीजो रे। ठीक है, वो कितना मस्त गाना हो गया भाई साहब। क्या बोले, एनर्जी ले ले आभा दे, अरे अमोनिकल साल्ट भी आभा दे, पॉलीयूरेनोइड आभा दे, है ना, माइक्रोब से थारी बॉडी बनाए लीजिए रहे। तो ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट बायोमोलिक्यूल सिंथेसाइज या माइक्रोब, ये बायोमोलिक्यूल को माइक्रोब्स का लेना, माइक्रोब सिंथेसाइज कंपाउंड्स कॉल्ड पॉलीयूरेनोइड। ठीक है, ये
यहां पर ना करेक्शन कर लियो भाई साहब इंग्लिश के अंदर, इसको माइक्रोबियल कर लियो, माइक्रोबियल, ठीक है, कर लोगे, माइक्रोबियल कर लियो। उसके बाद में ये सारे कंपाउंड ना उसके टिश्यू के साथ मिल गए, टिश्यू तो भाई साहब खतरनाक बन गया, बॉडी सोडी बन गई भाई साहब माइक्रोब्स की। देखो ये सारे, ये योगी क्या करते हैं, उस अणुजीव के साथ, उस माइक्रोब के साथ, है ना, मिक्स हो जाते हैं उसके लिविंग टिश्यूज के साथ। देखो दीज कंपाउंड्स मॉलिक्यूल गेट्स विच कंपाउंड मॉलिक्यूल, अमोनिकल साल्ट, उसके बाद में पॉलीयूरेनोइड, अमोनिकल साल्ट तो पहले मिक्स हो गया, एनर्जी हो गई, ये सारे मिक्स हो जाते हैं और इससे सूक्ष्म जीव जब मरेगा ना तो उसकी बॉडी, तो उसका विच्छेदन बहुत कम होता है, क्योंकि पॉलीयूरेनोइड इकट्ठा हो गया, अमोनिकल साल्ट हो गए, तो ये टूटेंगे ना इसके टिश्यू, तो ये भी मिट्टी में इकट्ठे हो जाएंगे, इसका मतलब ये भी ह्यूमस का पार्ट है रे। तो फॉर दिस रीजन व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाई, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, देयर डिकम्पोजिशन इज वेरी लेस, इनका डिकम्पोजिशन बहुत धीरे होता है, एंड दे कीप ऑन अक्यूमुलेटिंग इन द सॉइल, और वो मिट्टी में इकट्ठे होते रहते हैं। दो चीज आ चुकी है, दो चीज, पहला लिग्नोप्रोटीनेट, दूसरा माइक्रोबियल टिश्यू। माइक्रोबियल टिश्यू का नाम रेजिस्टेंट क्यों लगाया, वर्ड पता है, फॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंट माइक्रोबियल टिश्यू, क्योंकि टूटे ना, ये रेजिस्टेंट है, ये ना टूटे, ना टूटे भाई साहब है, ठीक है। चलिए तीसरा लेते हैं, क्ले प्रोटीन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। तीसरी चीज आ गई प्रोटीन मृतिका संयोग, मृतिका मतलब क्ले को बोलते हैं भाई साहब, प्रोटीन क्ले कॉम्बिनेशन कह दो या प्रोटीन क्ले कॉम्प्लेक्स कह दो, कुछ भी कह दो, ये तीन चीज आ गए, तीनों चीज मिलके आज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ह्यूमस बनाएंगे। अब आपको बता दूं मैं, क्ले जो होती है ना बेटा, वो एसिडिक साल्ट होता है, क्ले तो निकला अम्लीय लवण, इसमें एसिडिक सारे नेचर होते हैं, मतलब एसिडिक होती है क्ले, और प्रोटीन जो होती है ना बेसिक होती है। तो क्ले तो क्या निकली, क्ले इज एन एसिडिक साल्ट एंड एसिडिक प्रॉपर्टीज आर फाउंड इन क्ले, तो एसिडिक साल्ट होवेर एसिडिक गुण भी पाया। तो क्ले इज एन एसिडिक साल्ट एंड एसिडिक प्रॉपर्टीज आर फाउंड इन इट। क्ले एक अम्लीय लवण होता है और अम्लीय गुण इसमें पाए जाते हैं। प्रोटीन दीदी के पास चलते हैं। प्रोटीन क्या होती है, एल्केलाइन नेचर की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। तो क्या ये चिपक जाएंगे, अरे शानदार, जबरदस्त चिपक जाएंगे। क्ले और प्रोटीन दोनों, क्योंकि क्ले तो निकली एसिडिक साल्ट, प्रोटीन तो निकली बेसिक साल्ट, और एसिड और बेस ये जुड़ गए, नए साल्ट बन जाता है, फिर नए लवण बन जाता है। तो प्रोटीन में क्या होता है, एल्कलाइन नेचर की होती है, प्रॉपर्टीज की होती है। तो अब क्या होगा, क्ले पर तो प्रोटीन चिपक जाओगी भाई साहब, अधिशोषण हो जाएगा भाई साहब, एडजॉर्प्शन हो जाएगा, राइट है, ठीक है। तो देखो प्रोटीन में सारे गुण भी होते हैं, इसलिए क्ले में प्रोटीन का अधिशोषण हो जाएगा, क्योंकि क्ले क्या थी, एसिडिक सॉल्ट था। ये कैसा है, ये एल्केलाइन नेचर की है, तो एसिड और क्षार दोनों या एल्केलाइन दोनों मिक्स हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और नया ही साल्ट बन जाएगा। उस कॉम्बिनेशन को कहते हैं प्रोटीन क्ले कॉम्बिनेशन, प्रोटीन क्ले कॉम्बिनेशन। तो प्रोटीन आल्सो एल्कलाइन हैज एल्कलाइन प्रॉपर्टीज, देयरफॉर प्रोटीन कैन बी एब्सॉर्ब्ड इन क्ले। इन अदर वर्ड्स प्रोटीन क्ले कॉम्प्लेक्स और प्रोटीन क्ले कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, बन जाएगा। अब तीनों को चिपका दो आप, तो किसी की सुनो ही मत। आओ बच्चों हुमस बनाए, पहले पहले कौन बचा, बताओ सही से बताओ, पहले नंबर पे कौन था सर, आपने बताया था लिग्नो प्रोटीनेट, लिग्नो प्रोटीनेट, लिग्निन और प्रोटीन जुड़ गई थी। सर हिंदी में बताओ ना प्लीज, लिग्नो प्रोटीनेट। दूसरा प्लस नंबर 2 रेजिस्टेंट माइक्रोबियल टिश्यू, थे कि नहीं बताना ईमानदारी से। सर थे, पहले लिग्नोप्रोटीनेट बन गया था, दूसरा क्या बन गया, रेजिस्टेंट माइक्रोबियल टिश्यू, रेजिस्टेंट माइक्रोबियल टिश्यू। हिंदी प्रतिरोधी अणुजीव उत्तक, प्रतिरोधी अणुजीव, बताओ क्या शुद्ध हिंदी, अणुजीव
ऊतक, रेजिस्टेंट माइक्रोबियल रेजिस्टेंट टिश्यू, टिश्यू तो लिखा टिश्यू, ऊती, ऊती ऊतक को बोलते हैं। और तीसरा अभी क्या आया सर? तीसरा तो अभी आपने बताया प्रोटीन क्ले कॉम्बिनेशन, प्रोटीन क्ले कॉम्बिनेशन, इन तीनों को मिला के हुमस कह दो, बनगी नान्या हुमस रे, तीनों को मिला के हुमस कह दो। ये तीनों मिल जाते हैं ना, प्लस प्लस, ये पूरा जो तीनों का ग्रुप मिला ना, बधाई हो बधाई हो, आज तो प्रोटीन हुमस बनगीरा बिरा, हुमस बनगीरा नान्या, हुमस बन गई। तीनों को मिलाते ही तीनों कंटेंट जब एक साथ हो, उसी कचरे का हुमस तो नाम हो। तो हुमस में क्या क्या आ गया? तीन चीज, लिग्नोप्रोटीनेट, रेजिस्टेंट माइक्रोबियल टिश्यू, प्रोटीन क्ले कॉम्बिनेशन, तीनों को मिला के हुमस कहते हैं। बेरा रे हुमस कहते हैं, नान्यारे हुमस कहते हैं। देखो लिखा हुआ है, अंत में क्या होगा? ऊपर वाले सारे पदार्थों का अंत मिश्रण से हुमस बन जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि पदार्थों के अनुसार विभिन्न मृदाओं में अलग अलग टाइप का हुमस होता है ना भाई साहब? तो फाइनली हुमस इज फॉर्म्ड बाय द इंटरमिक्सर ऑफ द ऑल सबस्टेंस मेंशन्ड अबव। तीनों चीजों को अगर आप मिलाओगे ना, ऊपर वाले अबव जो मेंशन है, तो क्या बन जाएगी? हुमस। सो इट इज पॉसिबल दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुमस कैन बी फाउंड इन, अलग अलग सोइल में अलग अलग टाइप का मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस सबस्टेंस। कोई दिक्कत है? अब देखो थोड़ा सा मैं आपको आपकी बुक में ना एक स्ट्रक्चर दे रखी है। स्ट्रक्चर, इसको समझाने की बहुत सारी थ्योरीज है, बट एक जो थ्योरी है ना वो आपकी बुक में दी हुई है, और उसको मैं ये बना के लाया हूं। ये है बना के लाया हूं। अब आपको दिख रही है तो ठीक है, नहीं दिख रही है तो भी ठीक है। नहीं दिख रही है, क्यों भाई? कैसे हुमस बढ़ती है थोड़ा सा बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। कोशिश क्या करते हैं? कोशिश तो करनी ही नहीं है, समझना है बस। कोशिश करने की जरूरत नहीं है, समझना, हर हाल में समझना है। ये सही जगह मिल गई भाई साहब, ठीक है? समझना है, कोशिश क्या करनी है। हम भाई साहब समझने वालों में से है, कोशिश करने वालों में से नहीं है। एक तो कोशिश करे फिर छोड़ दे। एक कृष्ण जी पूरा नहीं दिख रहा शायद, ऊपर से कट रहा, देखो, जीवांश पदार्थ से हुमस का निर्माण, है ना? कट रहा है। अब सही, फिर नीचे से तो नहीं कट रहा, नीचे से कट रहा है। चलो कभी तो खैर चल जाएगा, लेकिन वैसे हाँ चल जाएगा, सही, ठीक है भाई। आप बना सकते हो तो बना लो, नहीं बना सकते हो तो भी बना लो, बना लो। चलिए समझाते हैं आपको। देखिए कोई प्लांट है, प्लांट पार्ट है, पादप भाग है, प्लांट मटेरियल है, उसमें क्या क्या होती है? प्लांट मटेरियल में तो कई चीजें होती है सर, आपने कई बार बता दिया। प्लांट मटेरियल में सेलुलोज होता, हेमिसेलुलोज होता, स्टार्च होता, शुगर या शर्करा होती, तेल होता और फैट होता कि नहीं होता? बुक में देखो आराम से बना हुआ आपके, शानदार। बस यहां हिंदी में मिलेगा आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा, बस इतना ही फर्क है बस। तो होता है कि नहीं? इसके अलावा और क्या होता है प्लांट मटेरियल में? प्रोटीन भी होवे रे, एमिनो एसिड भी, एमाइड्स भी होते हैं। ये प्रोटीन ग्रुप आ गया। वो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है, इधर वाला कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है। सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, स्टार्च, शर्करा, तेल, वसा। अब मुझे पता, कहीं सोचेंगे सर तेल वसा कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है। भाई साहब इसको बनाने वाले कार्बोहाइड्रेट ही है ना? तो ये सारे सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, स्टार्च, ये सब मिलते हैं प्लांट पार्ट में। एक प्लांट पार्ट को देखा तो ऐसा लगा, उसमें सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है, स्टार्च भी होती है, इसमें शुगर भी है। ये तो आ गया पूरा कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, ठीक है? उसके साथ इनसे बनने वाला तेल और फैट, ये भी इसके अंदर होता है। ये प्रोटीन ग्रुप आ गया, जिसमें प्रोटीन आ गई, अमीनो एसिड आ गया, एमाइड्स आ गए। ये लिग्निन आ गई। ये होती है कि नहीं होती? पहले बताओ। 100% होती है। इनको आप तोड़ चुके हैं सबको, एक दो। एक कुछ ऐसा मेटेरियल होता है जो कभी टूटता ही ना है, अनडिकम्पोज जो है ना, रेजिड्यू भी होते हैं, अनअपघटित अवशेष भी होते हैं। तो ये प्लांट पार्ट में मिले कि नहीं मिले? चलो इनको सबको तोड़ा था कि नहीं? सेलुलोज को तोड़ा? नहीं तोड़ा।
तो अभी सिंपल शुगर, पॉलीयूरेनोइड्स, हेमिसेलुलोज को तोड़ा, स्टार्च को तोड़ा, सबको तोड़ चुके हम। और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि सबको तोड़ेंगे तो माइक्रोब्स का अटैक होगा तो टूट जाएंगे। तो यहां पर लिखा सूक्ष्म जीवों द्वारा आक्रमण होगा, अटैक्ड बाई माइक्रोब्स। जब भी ये टूटेंगे तो देखो एक तो CO2 और वाटर तो निकलेगा। सुन ले रहा है मोगा, तू चाहे या ना चाहे CO2 और पानी तो बाहर होगा। फिर इसके बीच में कई सारे बढ़ते हैं ना, ऑर्गेनिक एसिड्स बढ़ते हैं, कई बार लैक्टिक एसिड, फ्यूमेरिक, वो ऑक्जेलिक एसिड वगैरह ये बनते हैं, अल्कोहल वगैरह बनता है, और फाइनली इनसे वापस CO2 और वाटर बन जाता है। क्या मैं ये समझाने में कामयाब रहा कि प्लांट पार्ट में सेलुलोज होता, हेमिसेलुलोज होता, स्टार्च भी होता, शुगर भी होती, ऑयल भी होता, फैट भी होता, उन पे अटैक माइक्रोब्स का होता। यहां पर क्या लिखा हुआ है? सूक्ष्म जीवों का अटैक्ड बाय माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का अटैक होने से क्या होता है, बीच में कई बार जो है ना अल्कोहल बनता है, आपका ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे बनते रहते हैं और बनके फाइनली CO2 और H2O में टूट जाता है। तो एक राउंड तो मुझे लग रहा है शायद यहां से यहां तो पहुंचने में कामयाब रहा मैं। अब पकड़ते हैं अपन, इन पे अटैक करवाते हैं, प्रोटीन पे करवाते हैं। तो प्रोटीन भी माइक्रोब्स अटैक करते हैं। माइक्रोब्स करेंगे तो यहां क्या बनेगा, पहले अमोनिया गैस निकलेगी रे बाबा। यहां पे क्या लिखा, NH3, अमोनिया गैस निकलेगी। ठीक है, फिर अमोनिया से क्या बन जाएगा, अमोनिया निकली। आपको ध्यान है अमोनिया बनना क्या होता है किसी एमिनो एसिड या प्रोटीन से? नहीं जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, जानते हो? देखो यहां पे प्रोटीन, एमिनो एसिड, एमाइड्स है, इन पर माइक्रोब्स ने अटैक किया तो क्या हुआ, पहले तो देखो प्रोटीन से सिंपली अमीनो एसिड बनते हैं, उसके लिए वर्ड आता है एमिनाइजेशन। करेक्ट। फिर जब एमिनो एसिड है उनसे बनती है अमोनिया। अमोनिया बनने को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। जब कोई अमीनो एसिड टूटता है, अमीनो एसिड टूटता है तो अमोनिया या अमोनियम बनता है, उसके लिए वर्ड आता है अमोनिफिकेशन। और अमोनियम या अमोनियम से नाइट्रेट बनना, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, अमोनियम को नाइट्रेट बनाएंगे, उसको बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन। इसके लिए यहां पर क्या वर्ड आएगा, नाइट्रिफिकेशन। दिख रहा है साफ दिख रहा है। अब एक यूं भी हो सकता है कि मान लो माइक्रोब्स ने अटैक डायरेक्टली लेके आ गए इसको, और ये कहां पर आ गए, सूक्ष्म, अच्छा ये नाइट्रेट वगैरह क्या होंगे, ये माइक्रोब्स ले लेंगे, तो यहां पर माइक्रोब्स की बॉडी में आ गए। ठीक है भाई, एक दिन माइक्रोब्स मर जाएंगे तो फैट, वैक्स और हेमिसेलुलोज ये वापस बाहर आ जाएगा, है ना, उमस के अंदर आ जाएगा। देखो उमस में गया ही, थोड़ी वैक्स आ गई, थोड़ा फैट आ गया और थोड़ा हेमिसेलुलोज आ गया, ये तो हुमस बना गया। ठीक है भाई। यहां भी देखो ये सूक्ष्म जीव अटैक करेंगे ना तो ये इनके सूक्ष्म माइक्रोब्स के अंदर आ जाएगी आपकी कार्बोहाइड्रेट। इस साइड से भी, इधर से प्रोटीन अंदर आ रही है, इधर से कार्बोहाइड्रेट आ रही है, और कार्बोहाइड्रेट भी देखो कहां से, प्रोटीन के अंदर आई, प्रोटीन से हुमस में या फिर वसा हेमिसेलुलोज बना के सीधी हुमस में आ गई। कोशिश करो, मस्त समझ में आएगा, देखना एक बार रिपीट करो। देखो प्लांट पार्ट में कार्बोहाइड्रेट ग्रुप और ऑयल ग्रुप या लिपिड ग्रुप, इनका अटैक हुआ तो CO2 निकल गई, पानी निकल गया, कुछ ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल बन गए, अल्कोहल बन के CO2 और वाटर बन गया फाइनली। लेकिन इनमें से कुछ जब माइक्रोब्स ने अटैक किया तो बहुत सारा सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, जैसे पॉलीयूरेनोइड इकट्ठा हुआ था ना, वैसे माइक्रोब्स में जाके इकट्ठा हो गया, माइक्रोब्स प्रोटीन में चला गया, प्रोटीन हुमस के न्यूक्लियस में आ गई, बीच में आ गई, और हुमस न्यूक्लियस से हुमस बढ़ गया। इधर देखो ये प्रोटीन ग्रुप है, प्रोटीन ग्रुप पे भी माइक्रोब्स ने अटैक किया तो अमोनिया गैस बनके, अमोनियम या अमोनिया बनके, अमोनियम से नाइट्रेट बनके, और नाइट्रेट सीधा पौधों ने ले लिया या मिट्टी में चला गया, सोल्यूबल है, पौधे ले लेंगे बाद में। और या फिर इन माइक्रोब्स में आ गया डायरेक्ट, देखो ये प्रोटीन ग्रुप टूट के अटैक से माइक्रोब्स के अंदर आ गया, माइक्रोब्स में वही फैट, मोम, हेमिसेलुलोज बना और ये सीधा ही हुमस में आ गया। तो मैं समझता हूं यहां तक का खेल पूरा हो गया। अब लेते हैं लिग्निन को। लिग्निन तो क्या टूटती ना है, टूटते ही ना है, कोई अटैक वटैक कुछ भी कर लो तो सीधा इसको तो हुमस के न्यूक्लियस में डाल दो, बिल्कुल बीचों बीच हुमस का न्यूक्लियस, मतलब हुमस के केंद्र में डाल दो और सीधे डायरेक्ट ही हुमस में डाल दो फिर इसको। ये देखो लिग्निन तो हुमस के न्यूक्लियस में आके हुमस का ही पार्ट बन जाती है। अब आओ अनडिकम्पोज भी हुमस के अंदर ही रहेंगे, ये भी इसके अंदर ही आएंगे, है ना, ये भी इसके अंदर ही रहेंगे। ठीक है।
अब सोइल वालों के पास आते हैं। सोइल में दो चीज होती है, एक तो बेस होते हैं, तो बेस तो सीधे ही ह्यूमस के न्यूक्लियस में आके और ह्यूमस में। करेक्ट है भाई? वो करेक्ट है क्या? आ रहे? चलो, और ये देखो विलेन नाइट्रोजन, अब सोल्यूबल नाइट्रोजन है, उसको बहुत सारे माइक्रोब्स ले लेते हैं, तो माइक्रोब्स में फिर वही वसा मोम और हेमिसेलुलोज बनके सीधी हुमस में आ जाती है। मतलब घूम फिर के चारों तरफ से माल आना हुमस में ही है, हुमस में ही है, हुमस में ही है। देखो इसके समझ में आ गया हो तो आ गया। प्लांट पार्ट में कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, प्लांट पार्ट में लिपिड ग्रुप, अटैक किया था माइक्रोब्स ने, कुछ तो CO2 वाटर निकल गया, कुछ बन गए ऑर्गेनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, है ना, ग्लूकोरोनिक एसिड, अल्कोहल वगैरह बन गया और CO2 ये हो चला गया। लेकिन ये जो है ना, जब अटैक किया तो अटैक से ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड ग्रुप है, ये सूक्ष्म जीवों में आ गया। इधर प्रोटीन ग्रुप है, कार्बोहाइड्रेट इसने माइक्रोब्स ने अटैक किया तो माइक्रोब्स के अंदर आ गया। या फिर अमोनिया गैस बनी, अमोनिया गैस बनने को अमोनिफिकेशन या है ना वो बनते हैं, और अमोनिया से अमोनियम बन जाता है, अमोनिया गैस से NH3 से NH4+ बन जाता है, उससे नाइट्रेट बनती है, जिसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, कर्ण अर्जुन करते हैं। तो ये सारा माल भी किसमें आ गया? माइक्रोब्स के अंदर आ गया। अब सारे के सारे ये इधर वाला ना, ये माइक्रोब्स में, और माइक्रोब्स की जो वसा, फेट, वैक्स वगैरह या फेट वगैरह, हेमिसेलुलोज, जो सीधी हुमस में चली गई। या फिर ये प्रोटीन, इसकी प्रोटीन का पार्ट बन गया, प्रोटीन हुमस के न्यूक्लियस में जाके जमा हो गया, फिर हुमस में आ गया। करेक्ट है? इसके अलावा सूक्ष्म जीव के अंदर, सूक्ष्म जीवों से जो नाइट्रेट, ये देखो यार सूक्ष्म जीव नहीं है, यहां पर जो नाइट्रेट है वो नाइट्रेट सोल्यूबल हो गई, किसी प्लांट्स ने ले ली, या मिट्टी में सोल्यूबल अवस्था में पड़ी हुई है, या फिर सोल्यूबल नाइट्रेट है वो माइक्रोब्स ने ले ली। लिग्निन तो भाई साहब कोई माइक्रोब्स अटैक करने की जरूरत नहीं, सीधा ही ह्यूमस के न्यूक्लियस में, और ह्यूमस के न्यूक्लियस से ह्यूमस में चला जाता है। सोइल में विलेन नाइट्रोजन जो कहां से आई, जो नाइट्रेट बना था ना, माइक्रोब्स ने प्रोटीन ग्रुप पे अटैक किया तो सीधी विलेन नाइट्रोजन आ गई। विलेन नाइट्रोजन जो है ना, या तो माइक्रोब्स वापस ले लेंगे या फिर प्लांट्स ले लेते हैं इसको। और इधर जो बेस है, बेस बोले तो जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है ना, सोडियम है, ये बेसेस, ये सारे हुमस के न्यूक्लियस में आके फिर हुमस में आ जाते हैं। ये सारा खेल चलता है, इधर उधर होके आना वहीं पे है। आ गया? समझ में आ गया क्या भाई साहब? दोबारा बताऊं एक बार, चल एक बार लास्ट ट्राई और मारते हैं, हर हाल में आपके समझ में आना चाहिए। प्लांट पार्ट में कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है, देखो ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, स्टार्च और शुगर, ये तो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है। फिर ये लिपिड ग्रुप है, फैट एंड ऑयल्स। इन पर माइक्रोब्स ने किया अटैक, किया कि नहीं किया? अटैक करने से सीधा माइक्रोब्स की बॉडी का पार्ट बन गया, जैसे भी थोड़ी देर पहले बन रहा था वैसे, है ना। एक पार्ट तो ये हो गया, एक इससे हो सकता है बीच के अंदर अल्कोहल बन गया, या कोई ऑर्गेनिक एसिड लाइक ग्लूकोरोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये बन के और CO2 और वाटर निकल गया, इस तरह से हो गया। और इधर या डायरेक्टली जो है CO2 और वाटर निकल गया। अब चलते हैं प्रोटीन ग्रुप पे। प्रोटीन ग्रुप पे भी माइक्रोब्स ने अटैक किया, तो या तो सीधे ही माइक्रोब्स की बॉडी में आ गई, यहां पर माइक्रोब्स की बॉडी है, और या फिर अमोनिया गैस बनी, बोले तो अमोनिफिकेशन, या नाइट्रेट बना, फिर माइक्रोब्स में आ गया, या फिर नाइट्रेट सीधा सोल्यूबल नाइट्रेट बन के मिट्टी में जाके जमा हो गया, और उसको सोल्यूबल बोले तो अमोनियम और नाइट्रेट के रूप में, तो नाइट्रेट तो है सोल्यूबल ही है, और इसको प्लांट्स ले लेते हैं, या फिर वो पड़ा हुआ है हम, है ना। इसके बाद लिग्निन जो है ना, लिग्निन, अच्छा इधर वाला फिर देखो, फिर ये जो माइक्रोब्स के अंदर मोम या वसा या हेमिसेलुलोज है वो सीधा हुमस के अंदर, या फिर माइक्रोब्स की बॉडी में जो प्रोटीन है मरने के बाद वो हुमस के न्यूक्लियस में, फिर हुमस में। लिग्निन डायरेक्ट ही हुमस के न्यूक्लियस में, फिर हुमस में। मिट्टी के अंदर दो चीज होती है, सोल्यूबल नाइट्रोजन, है ना, कंपाउंड्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट, ये दोनों, इनको माइक्रोब्स लेते हैं, माइक्रोब्स की प्रोटीन में आ जाता है, फिर वो इधर हुमस न्यूक्लियस है, हुमस न्यूक्लियस से हुमस में, या फिर वसा मोम हेमिसेलुलोज बढ़ के फिर हुमस में आ जाएगा। इधर बेस होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम, वो डायरेक्ट हुमस के न्यूक्लियस में आके हुमस के अंदर आ जाते हैं। देखो देखे बैठ जाए तो बैठ गए, ओके बैठ गयो, ना बैठे तो एक बार और चला के देख लियो, 2 बार चला के देख लियो, 3 बार चला के देख लियो, बैठ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके नहीं आए, दुनिया में ऐसा हुआ नहीं है कि आपको कोई चीज समझ में नहीं है। क्लीन। चलो बीरा, हुमस तो बन गिरा बापो। अब लेते हैं कंपोजिशन ऑफ हुमस। कंपोजिशन ऑफ हुमस, हुमस का संगठन लेते हैं, ठीक है।
ले लूं। अब लेते हैं कंपोजिशन। ह्यूमस जो है बेटा गहरे, है ना, गहरे रंग कल पढ़ लिया था भाई साहब, ब्राउन कलर या डार्क ब्राउन ब्लैक कलर का होता है। तो गहरे रंग का जटिल पदार्थ ह्यूमस इज ए डार्क कलर या डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर सबस्टांस, सबको आता है। ये मिट्टी में बदलता रहता है। ये मिट्टी में क्या होता है, वेरिएबल है, बदलता रहता है भाई साहब। अब ये संगठन आ गया इसका। संगठन बोले तो कार्बोहाइड्रेट कितनी ह्यूमस में, तो कार्बोहाइड्रेट में भी देखो सेलुलोज कितनी होती है, 5 से 12 और 12। ह्यूमस में पढ़ रहे, ह्यूमस में, ऑर्गेनिक मैटर में नहीं, ह्यूमस में। ठीक है, तो ह्यूमस जो है ना बेटा कॉम्प्लेक्स सबस्टांस है, डार्क कलर का, वेरिएबल है, और इसके अंदर जो है ना कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो पहला कार्बोहाइड्रेट कौन आ गया, सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज कितना होता है, 5 से 12 ह्यूमस में सेलुलोज, 5 से 12 ह्यूमस में सेलुलोज। हेमीसेलुलोज ये होता है 3 से 5। फैट्स एंड फैटी कंपाउंड वसा एवं वसीय यौगिक 1 से 5 और बीर मारा 1 से 5। लिग्निन सबसे ज्यादा होता है। लिग्निन का तो भंडार भरा हो राजा। खतरनाक क्वेश्चन है ये कंपटीशन का कि ह्यूमस में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, क्या मिलता है, लिग्निन। लिग्निन क्यों ज्यादा होता है कि लिग्निन टूटता है ना भाई साहब, नक के बराबर टूटता है। और प्रोटीन 30 से 35। एक बार फिर से देखते हैं, ये देखो, ये देखो देखो देखो, ये देखो, पहले ह्यूमस पढ़ रहे हैं। ह्यूमस में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में सेलुलोज 5 से 12, हेमीसेलुलोज 3 से 5, फैट एंड फैटी कंपाउंड्स बोले तो वसा और वसीय यौगिक 1 से 5। ठीक है, 5 12 3 5 1 5, 5 12 3 5 1 5, लेकिन सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और फैट्स। फिर लिग्निन सबसे ज्यादा 35 55, प्रोटीन 30 से 35। ठीक है, ये हो गया। अब लेते हैं अपन खनिज मृदा में इनकी मात्रा। खनिज मृदा में कितनी होती है, खनिज मृदा में तो बहुत इजी याद करना। एक खनिज मृदा में तत्व देखते, तत्व केवल एलिमेंट्स देखते हैं वजन के हिसाब से। तो CHON लिखना और 50 5 35 5 याद कर लेना। नहीं कैसे करोगे, ये ऐसे CHON सिर्फ CHON 50 5 35 5 ऐसे याद करते हैं बच्चे। CHON 50 5 35 5, 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 CHON 50 5 35 5। तो द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमस इन ए मिनरल सॉइल, एक मिनरल सॉइल में ह्यूमस होगा, उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, वेट बेसिस पे, वजन के हिसाब से। रहा CHON 50 5 35 5, 50 5 35 5, 50 5 35 5, 50 5 35 5। अब लेते हैं नया टॉपिक। क्लियर है भाई सब यहां तक? अब है इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज एंड फर्टिलिटी। जो भी जीवांश पदार्थ है, ह्यूमस है, चाहे कोई लिटर है, डफ है, उनका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। जीवांश पदार्थ का मृदा गुणों एवं उर्वरता पे क्या फर्क पड़ने वाला है। ऑर्गेनिक मैटर अफेक्ट्स द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। अब इनमें मेन तो ह्यूमस ही है, सीधी बात है, ह्यूमस ही है मेन तो। अब तो फैक्टर्स के तो आप बादशाह बड़े, मुझे पता है, नार बढ़िया होते, इंटेलिजेंटा का इंटेलिजेंट हो। तो ह्यूमस जीवांश पदार्थ का ही पार्ट है। देखो ह्यूमस क्या है, जीवांश पदार्थ का। इसको देख लेना सब, ऐसे नहीं जल्दी। ऑर्गेनिक मैटर अफेक्ट्स द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, करेक्ट। और ये किसका पार्ट है, ऑर्गेनिक मैटर का ही पार्ट है, ह्यूमस 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 ह्यूमस। ठीक है, अब लेते हैं एक एक को। सबसे पहले देखो इसके ये वाले इफेक्ट आएंगे। इट अफेक्ट्स, इट किसके लिए, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर किसके ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा, सॉइल्स की प्रॉपर्टीज पे क्या क्या डाल रहा है। सबसे पहले सॉइल स्ट्रक्चर। मैं कहूं भाई जी इतना सरल टॉपिक ना आना चाहिए, बहुत इजी पढ़ा है, नहीं है। बताओ सॉइल स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ेगा। सर आपने इतना कंसेप्ट क्लियर कर रखा हमारा कि जो जीवांश पदार्थ है, चाहे वो
ह्यूमस हो, गोबर की खाद हो या हरी खाद हो, कंपोस्ट खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हो, मिट्टी कणों को सर आपने कहा था चिपका देते हैं, बांध देते हैं, जोड़ देते हैं, एग्रीगेशन कर देते हैं, समुच्चयन कर देते हैं, कणों को आपस में जोड़ देते हैं, स्ट्रक्चर कोई ना कोई स्ट्रक्चर या कोई ना कोई रूप बन जाता है उनका। इसका मतलब सॉइल स्ट्रक्चर में सुधार करते हैं, सुधार करते हैं। तो जब भी कोई जीवाश्म पदार्थ सड़ता है तो चिपकाने वाले पदार्थ निकलते हैं बहुत सारे। ऑर्गेनिक मैटर सड़ेगा ना तो चिपकाने वाले एडेसिव टाइप के, स्टिकी टाइप के मटेरियल निकलेंगे जो मिट्टी के कणों को आपस में बांध देते हैं और दानेदार संरचना, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है ना, गोल गोल दाने से बन जाते हैं, बहुत जोरदार संरचना या स्ट्रक्चर हो जाती है। तो व्हेन ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजेज, स्टिकी चिपकाने वाला या एडेसिव नैरो सबस्टेंस आर ऑब्टेन्ड या फॉर्म्ड विच बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स, जो सॉइल पार्टिकल्स को बांध देते हैं, एग्रीगेशन कर देते हैं एंड फॉर्म ए ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, और एक दानेदार संरचना बढ़ा देते हैं। राइट भाई, पार्टिकल एंड फॉर्म ए ग्रेनुलर स्ट्रक्चर विच इंप्रूव्स द सॉइल स्ट्रक्चर। तो 100 बातों की एक ही बात, मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर है या मिट्टी में जीवाश्म पदार्थ है तो सुधर जाएगी, संरचना सुधर जाएगी। पहले तो संरचना जानते तो हो गया, सॉइल स्ट्रक्चर कोई बच्चा है जो जानता है, मुझे पता है, सब हाथ खड़ा करेंगे, सर मैं बताऊंगा, मुझे पता है सारे के सारे। अरे भाई साहब, मृदा कणों का, मिट्टी के कणों का आपस में जुड़ना और कोई ना कोई रूप ले लेना, जैसे कभी वो प्रिज्मेटिक बनती है, कभी वो कोलुमिनर बनती है, कभी वो प्लेटी बनती है, कभी वो लेमिनर बनती है, कभी वो ग्रेनुलर बनती है, कभी वो स्पेरोइड बनती है, कभी वो क्रम्बी। अरे भाई साहब, मिट्टी के कणों का जुड़ना और कोई ना कोई रूप ले लेना, कोई रूप भी ऐसा लेना जिसकी आप परिभाषित दे सकते हो, डिफाइंड पैटर्न आ जाए। तो क्या ये मृदा कणों को जोड़ते ना है क्या? अरे कितने दिन तो हो गए पढ़ाते हुए भाई, जब भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, जीवाश्म पदार्थ होगा, मृदा कण आपस में जुड़ेंगे तो एरेशन बढ़ जाएगा, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, माइक्रोब्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना, मृदा संरचना सुधर जाएगी, मृदा कण आपस में जुड़ जाएंगे। कितने दिनों से तो गीत गा रहे भाई साहब, गीत गा रहे, बहुत दिन हो गए गाते हुए। ठीक है, चलो दूसरा, जल धारण क्षमता बताने की जरूरत ही ना है सर, मेनू आवे है कि जब भी ह्यूमस या कोई ऑर्गेनिक मैटर होता है तो मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि मृदा कण आपस में जुड़ेंगे तो पानी जाएगा तो रुकेगा। क्यों? इसके अलावा ह्यूमस तो खुद ही पानी सोखने वाली चीज है, सोखना न्या पानी, तो सोखना न्या पानी, कल तो कहा था 2 से 6 गुना सोख लेती है। तो मृदा जीवाश्म पदार्थ में जो ह्यूमस होती है उसकी जल धारण क्षमता बहुत तगड़ी होती है। जल धारण क्षमता होती क्या है? केसीए जल की वह मात्रा, केसीए जल की वह मात्रा जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध मृदा में शेष रह जाती है, जल धारण क्षमता कहलाती है। अरे मिट्टी में जो पानी ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर ही रुक गया, वही उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। तो मृदा जीवाश्म पदार्थ ह्यूमस जो होता है ना, ह्यूमस, मृदा जीवाश्म ह्यूमस ही मेन, तो उसकी जल धारण क्षमता ज्यादा होती है, WS ज्यादा होती है, पानी को ज्यादा रोकता है वो, इसलिए अगर ये है तो मिट्टी की भी जल धारण क्षमता बढ़ जाती। क्यों? तो ड्यू टू हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मींस ह्यूमस, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल आल्सो इंक्रीजेस। राइट? ये क्या करता है? जल संतृप्त वातावरण से, मतलब नमी से भिगा हुआ वातावरण, उससे 80 से 90% पानी तो आपका ह्यूमस डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है या ऑर्गेनिक मैटर डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है। कल ही बताया 2 से 6 गुना पानी खींचता है, 2 से 6 गुना। तो इट एब्जॉर्ब 80 to 90% ऑफ वाटर फ्रॉम द वाटर सेचुरेटेड एनवायरमेंट, हवा की नमी खींच लेता है। तो इसका मतलब पानी तो बढ़ा रहा है भाई साहब, ये तो बढ़ा रहा है ना, बढ़ा रहा है, तगड़ा बढ़ा रहा है। तो रेतीली या दोमट मृदाओं में अगर कोई जीवाश्म पदार्थ डालता है ना, सैंडी या लोमी सॉइल में, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो बढ़ ही जाएगी। तो रेतीली या दोमट मृदाओं में जीवाश्म पदार्थ डालने पर उसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। By adding organic matter to sandy or loamy soil, their water holding capacity increases. आओ वायु संचार बेरर, सीधा सीधा निशा, इसमें क्या करने का, आप छोटे छोटे ना ऐसे टिक लगा लेने का। जैसे सॉइल स्ट्रक्चर, तो एक तीर ऊपर की ओर लगाया, फिर दूसरा तीर ऊपर की ओर लगाया, मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, सॉइल स्ट्रक्चर भी शानदार या जोरदार। फिर आपने दूसरे नंबर का, जैसे आपने सेकंड वाला लगाया, क्या लगाया? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, 2 तीर ऊपर लगा दिए कि ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, तो भाई साहब आपका वाटर होल्डिंग या जल धारण क्षमता भी ज्यादा। ऐसे करते हैं तो उससे क्या याद रहता है?
अब आओ वायु संचार। अभी तो मैंने बोल ही दिया कि जब ऑर्गेनिक मैटर होता है तो मृदा कण आपस में जुड़ जाते हैं, एग्रीगेशन हो जाता है, स्ट्रक्चर बन जाती है और उससे पोरोसिटी बढ़ जाती है, रंध्रावकाश बढ़ जाता है। रंध्रावकाश जानते हो ना मिट्टी में कितना परसेंट होता है? 50%। 50-50 याद है? किसी को पहले पहले चैप्टर में पढ़ाया था। एक आइडियल सॉइल में है आधा पोरोसिटी, आधे में तो क्या होता है? रंध्रावकाश, रंध्रावकाश। और आधे में क्या होता है? ठोस। आधे में ठोस, आधे में रंध्रावकाश। और रंध्रावकाश या पोरोसिटी में भरा क्या होता है? 25% में तो वाटर भरा हुआ है और 25% में एयर होती है। और ये बताया था मैंने 45% तो मिनरल या इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक होते हैं, खनिज होते हैं, और 5% होते हैं खनिज। लेकिन जैसे खाद डालोगे ना तो ये रंध्रावकाश बढ़ जाते हैं, मिट्टी के कणों के बीच में गैप ज्यादा हो जाता है क्योंकि कण जुड़ के बड़े बन जाते हैं, बड़ी साइज के बन जाते हैं कण आपस में जुड़ के। तो मृदा में जीवांश पदार्थ जब टूटता है तो क्या होगा? मृदा के जीवांश पदार्थ डालने से क्या होगा? रंध्रावकाश परसेंटेज या पोरोसिटी परसेंटेज बढ़ जाती। और इससे क्या होता है? देखो भाई, एडिंग ऑर्गेनिक मैटर इन टू द सॉइल, पोरोसिटी परसेंटेज इंक्रीजेज। इससे क्या होगा? एरेशन बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा? वायु संचार या एरेशन बढ़ जाता है। अब आओ सॉइल टेम्परेचर। सॉइल टेम्परेचर, सॉइल टेम्परेचर क्या होगा? देखो भाई साहब, ये जीवांश पदार्थ ना काले काले रंग का, गहरे भूरे रंग का होता है। और आपको पता है काला या गहरा भूरा रंग का कोई शर्ट पहन के बाहर निकलता है तो गर्मी ज्यादा लगे भाई साहब, क्योंकि काला कलर जो है ना ज्यादा एब्जॉर्ब करता है लाइट को, ज्यादा गर्म हो जाता है। करेक्ट है कि भाई? तो ये क्या करता है? मृदा में जीवांश पदार्थ से मिट्टी कैसे हो जाती है? गहरे रंग की बन जाती है। ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल बिकम डार्क इन कलर। और डार्क होते ही रे बाबा, डार्क होगी ना जब भी कोई जीवांश पदार्थ खाद हुमस से डलेगी तो मृदा का रंग थोड़ा गहरा हो जाता है, काला टाइप का, भूरा टाइप का हो जाता है। उससे क्या होगा? गर्मी बढ़ जाएगी रे बाबा मिट्टी के अंदर। गर्मी बढ़ना बहुत जरूरी है रे बाबा, बहुत जरूरी है। तो इससे मृदा के तापमान में बढ़ोतरी हो जाएगी। दिस इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द सॉइल। तो क्या ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी की गर्मी बढ़ाता है, तापमान बढ़ाता है, शानदार बढ़ाता है भाई साहब, जोरदार बढ़ाता है। ठीक है, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। इसके अलावा और क्या करता है? और भाई साहब ऑर्गेनिक मैटर ना ऊपर से ढक लेता है मिट्टी को, तो सर्दियों में भी जो है ना अच्छा तापमान रहता है मिट्टी का, देखो लिखा हुआ है। इसके अलावा जीवांश पदार्थ मृदा की सतह पे आवरण का कार्य करता है, मल्चिंग का कार्य करता है, मल्च का कार्य करता है, जिससे सर्दियों में मृदा का तापमान बढ़ा हुआ रहता है और पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। स्वाहा। दो काम हो गए, रंग कर दिया गहराजी, रंग कर दिया गहराजी, बढ़ गई मिट्टी में गर्मी जी, बन गया ऊपर मल्च। सर्दियों में टेम्परेचर ज्यादा, मल्च का मतलब अंदर की गर्मी बाहर नहीं आ पाएगी, मल्च का काम भी करती है, तो ये और फायदा हो गया। देखो, इन एडिशन ऑर्गेनिक मैटर एक्ट एज ए मल्च, मल्चिंग, खेत को ढकना, मल्चिंग, मल्चिंग मल्च का काम भी करता है सॉइल सरफेस के ऊपर, ड्यू टू विच द प्लांट्स ग्रो वेल ड्यू टू द इंक्रीज इन सॉइल टेम्परेचर इन विंटर। विंटर, विंटर, सर्दियों में टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। चलिए पांचवा फैक्टर लेते हैं, सॉइल इरोजन, कम हो जाता है जब कोई खाद मिट्टी में आता, बोले तो जीवांश पदार्थ आता, मिट्टी के कण जोड़े जाते हैं, कटाव रोका जाता है। अरे मृदा कणों का जुड़ना, सॉइल पार्टिकल्स का जुड़ना क्या होता है? एग्रीगेशन या सॉइल स्ट्रक्चर बनना, और स्ट्रक्चर बेस बनाता है ये, इसलिए मिट्टी का कटाव होता है कब? देखो भाई, जीवांश पदार्थ डाल देते मिट्टी में, मिट्टी के कण जोड़े जाते हैं या बंधे जाते हैं, सॉइल का कटाव कम होता, सॉइल इरोजन कम होता। बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल पार्टिकल्स एग्रीगेट, जुड़ जाना, बंध जाना, बाइंडिंग, एग्रीगेट टू ईच अदर, ड्यू टू विच सॉइल इरोजन इज रिड्यूस्ड, कटाव कम हो जाता है। तो इसमें एक तीर ऊपर लगेगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ना, कटाव कम होना, ऐसे समझ में आ गया क्या? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देन नंबर 6, अभी यही चल रहा है क्या? मृदा सतह से जल का बहाव। अच्छा, एक और फायदा हो गया, एक तो आपस में जुड़ गए, कटाव कम हो गया, एक पानी जो मृदा से पानी बहेगा ना तो मृदा के बंधन से वो बहाव भी कम हो जाएगा मिट्टी का,
या पानी का दोनों का और कटाव भी कम हो जाएगा। तो मृदा सतह से जल का बहाव मृदा कणों के बंधने के कारण कम हो जाता है, पानी का बहाव भी कम हो जाएगा क्योंकि पानी मिट्टी जा ही नहीं रही तो धीरे धीरे बहेगा वो, और कटाव भी कम हो जाता है। द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस रिड्यूसेस ड्यू टू एग्रीगेशन, एग्रीगेशन कहते हैं जुड़ने को, बंधने को, ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, एंड सॉइल इरोजन आल्सो रिड्यूसेस। नंबर 6 टिलेज। मजो आओ भाई साहब, टिलेज मस्त हो जाए। अगर ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, जीवांश पदार्थ होते हैं, तो काली मिट्टी में तो भाई साहब आराम से हल भी चल जाता है। नहीं तो वैसे काली मिट्टी में जो है ना सूखी होती है ना, उस समय हल नहीं चल पाता है। बरसात होती है तो भी नहीं चल पाता है। बरसात होती है तो उसमें कीचड़ हो जाता है, फूल जाती है वो, सूखने पे दरारें पड़ के बहुत हार्ड हो जाती है। लेकिन अगर काली मिट्टी में या क्ले में या हेवी सॉइल में अगर आपने ऑर्गेनिक मैटर या खाद डाल रखा है, आराम से चलाओ ना, हल चलाओ आराम से, टिलेज करो। टिलेज जानते हो ना? टिलेज, टिलेज जानते हो क्या? मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल टू गेट ऑप्टिमम टिल्थ फॉर प्लांट ग्रोथ एंड seed germination and plant growth. दोबारा, the mechanical manipulation of the soil to get optimum till for seed germination and plant growth. मतलब उगाने के लिए, पौधों की ग्रोथ कराने के लिए मिट्टी में जो भी हम यांत्रिक क्रियाएं करते हैं, मैकेनिकल मैनिपुलेशन करते हैं, हल चलाते हैं, वीडिंग करते हैं, होइंग करते हैं, प्लाऊ चलाते, जो भी, मतलब हल तो प्लाऊ हो गया, ये सारी क्रियाएं क्या कहलाती है? भू परिष्करण। और भू परिष्करण या टिलेज, ये वर्ड दिया था जेथरो टोल, जेथरो टोल, ट्रिपल एच बुक में, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री में। तो जीवांश पदार्थ जब मिट्टी में मिलेंगे ना, तो जो चिकनी मिट्टियां होती है ना, क्ले सॉइल्स, उनके अंदर आराम से हल चलने लग जाते हैं, देखो भू परिष्करण क्रिया होने लग जाती है। तो भाई मिक्सिंग ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, टिलेज प्रैक्टिसेस आर डन इजीली इन क्ले सॉइल, इन क्ले सॉइल। और क्ले सॉइल कहां गई इसकी? क्ले सॉइल, कोई क्ले सॉइल ले गोरे, क्ले सॉइल, क्ले सॉइल, ठीक है। तो भाई ये मिक्सिंग ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, टिलेज प्रैक्टिसेस आर डन इजीली इन क्ले सॉइल। काले, ये जो भारी मिट्टी आती है ना, हेवी सॉइल या क्ले सॉइल, ये क्या हार्ड बहुत होती है, लेकिन अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर हो तो फिर इतनी हार्ड नहीं रहती और आराम से हल चल जाते हैं। अब लेते हैं इवापोरेशन, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जानते हो क्या होता है? एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें पानी ना इवापोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, वाष्प बन के वाष्पीकरण है। तो जीवांश पदार्थ क्या करता है? मल्च का काम करता है, मल्च का काम करता है, मल्च का काम करता है, ढकने का काम करता है, मल्च का काम करता है, ढकने का काम करता है, मल्च का काम करता है, ढकने का। तो जीवांश पदार्थ मृदा की सतह पे आवरण या मल्च का काम करता है, जिससे इवापोरेशन या वाष्पीकरण कम हो जाता है, नमी बनी रहती है और पौधों के लिए बहुत अच्छा है ऐसा होना। तो देखो, जीवांश पदार्थ मृदा की सतह पे आवरण का कार्य करते हैं, एक लेयर बढ़ा देते हैं, एक मल्च का काम करते हैं, जिससे मृदा से जल वाष्पीकरण कम हो जाता है, नमी बनी रहती है और पौधों की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है नमी बना रहना। तो ऑर्गेनिक मैटर एक्ट एज ए मल्च, मल्च का काम करता है, खेत को ढकने का काम करता है, इन द सॉइल, ऑन द सॉइल सरफेस, ड्यू टू विच वाटर इवापोरेशन फ्रॉम द सॉइल इज रिड्यूस्ड एंड मॉइस्चर इज मेंटेन्ड, विच इज यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। कितना मस्त चल रहा है, हे भगवान, हे सांवरिया, कितना अच्छा चल रहा है, मजा ही मजा आ रहा है ना? सब आते हैं, लेकिन सब आते हैं, मुझे पता है सब आते हैं, आपको पहले से आते। एक कंसेप्ट मस्त होनी चाहिए बस, फिर दिक्कत नहीं आती, कोई भी चीज हो जाए। हो गया, चलिए बात करते हैं। कल भी हुई थी सुगठिता और संसंजन पे क्या फर्क पड़ेगा ऑर्गेनिक मैटर या जीवांश पदार्थ का। कल बताया था मैंने कि ह्यूमस का कम होता है, कल बात हुई थी ह्यूमस का कम होता है, मतलब ह्यूमस का कम होता है ऐसी बात हुई थी। लेकिन मैंने ये कहा था कि ह्यूमस का क्ले से कम होता है, लेकिन बालू से तो ज्यादा होता है, बालू से तो ज्यादा होता है। तो मैंने तो बालू में मिला दिया। जानते तो क्या संसंजन और ये क्या होते हैं? बताओ, देखो बताओ, व्हाट इज द प्लास्टिसिटी, व्हाट इज द प्लास्टिसिटी। सुगठिता क्या होती है, ये क्या होता है, और ये क्या होता है, ये क्या होता है? कोहेजन या संसंजन। अब मैनू पता है, तेनू आवे है, क्या आवे है? सुगठिता तो क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। प्लास्टिसिटी या सुगठिता तो क्या होता है कि आपने ऐसे मिट्टी को लिया, अरे बाबा ऐसे किया, गोली बन गई। सरदार, मैंने आपका नमक खाया, अब गोली खा। ऐसे किया, धागा बन गया रे बाबा, ऐसे किया, बड़कूलिया बन गया रे बाबा। क्यों?
गणेश जी बन गया, कुछ भी बना लिया, ट्रैक्टर बना लेते हैं बच्चे, वो प्लास्टिसिटी है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। कोहेजन क्या होता है? सहसंजन, अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर पार्टिकल्स, समान अणुओं के बीच आकर्षण, समान अणुओं के बीच आकर्षण। तो ये दोनों गुण ना क्ले से तो कम होते हैं, क्ले से तो कम होते हैं, लेकिन बालू से ज्यादा होते हैं रे बाबा। तो किसी ने बालू में मिला दिया, सैंडी सोइल में मिला दिया हुमस या जीवांश पदार्थ, तो ये तो बढ़ गए दोनों, लेकिन क्ले में मिला दिया तो घट गए दोनों। बालू में मिलाया ऑर्गेनिक मैटर तो ये दोनों गुण बढ़ गए, बालू में मिलाया ऑर्गेनिक मैटर, ये दोनों गुण बढ़ गए। कले में मिलाया दोनों हुमस, कले में मिलाया हुमस, ये दोनों घट गए। तो बलुई मिट्टी में तो क्या होता है? हुमस या जीवांश पदार्थ होने पे ये दोनों गुण बढ़ जाते हैं बाबा। सुगठिता क्या होती है? एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, काली मिट्टी का बड़ा करेक्टर शानदार वाला ये। और सहसंजन क्या होता है? समान अणुओं के बीच आकर्षण। ये दोनों बालू में तो बढ़ जाएगा इसके मिलाने से, है ना, भौतिक गुण अच्छे हो जाएंगे ये दोनों ही, फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक हो जाएगी। लेकिन चिकनी मिट्टी में, क्ले में मिलाओगे तो उल्टा एक काम कर देगा रे बाबा उसको। On adding humus, organic matter to the sandy soil, the physical properties like plasticity, cohesion increases. Whereas on mixing it in clay soil, it reduces these properties. समझ में आ गयो? कहां शानदार आ गयो, जबरदस्त आ गयो, तगड़ो आ गयो, आ गयो। अब की बार तो बहुत इजी, आगे वाला तो सरल है, आगे वाला ले लो, लो भाई। सीसी 1 किलो माटी जितने हाइड्रोजन लाती, सीसी कहलाती 1 किलो माटी जितने हाइड्रोजन। कल ही बताया था आपको 1 kg ड्राई सॉइल कितने हाइड्रोजन या उसके इक्विवेलेंट आयंस को अपने अंदर रख सकती है, अपने ऊपर चिपका सकती है 1 किलो सूखी मिट्टी। तो वैसे यहां पर हुमस की निकालोगे तो हुमस 1 किलो हुमस पे कितना आ सकता है ना, ये निकलती है हमेशा सेंटीमोल पर केजी में। तो आपको ध्यान है हुमस की सबसे ज्यादा सीईसी होती है, कल ही बताया था आपको, 100 से 300 सेंटीमोल पर केजी, 100 to 300 सेंटीमोल पर केजी, या फिर एवरेज 200 सेंटीमोल पर केजी। और हुमस है तो मिट्टी में सीईसी है, सीधी सी बात है, हुमस है तो सीईसी है, तो हुमस की धनायन विनिमय क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए मिट्टी में मिलाने पे सीईसी बढ़ जाती है। कल बताया था कैसे कैलकुलेशन करती है, ये भी सिखाया था आपको। हुमस पे देखो सब होते हैं, केटाइंस भरे पड़े हैं, तो ड्यू टू द हाई केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ हुमस, मिक्सिंग इट इन द सॉइल, सॉइल में मिक्स करते क्या होगा? इंक्रीजेस द केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। देखो कौन कौन हुमस पे क्या क्या चिपके हुए, समझ में आ गया ना? आ गया। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो या इस तरह से हो तो ले लिया करो भाई साहब, फिर आराम से देख लिया करो, ठीक है? फिर नोट्स बना लिया करो बढ़िया बढ़िया, इंग्लिश मीडियम वालों को स्पेशली, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्पेशली है। यहां तो मैं दे ही दूंगा बच्चों को, सबको दोनों लैंग्वेज का दे भी दिया है। पहले चैप्टर का नोट्स कैंटीन में कालू मामा के पास अवेलेबल है, यू कैन कॉन्टेक्ट। वो हिंदी में भी है, अकेला हिंदी में भी है, अकेला इंग्लिश में भी है, और दोनों का मिक्स भी है, करेक्ट? ठीक है, दे दिया भाई, दे दिया, भेज दिया, अभी शाम को भेजा, थोड़ा लेट हो गया लेकिन भेज ही दिया। टेस्ट है संडे का उसका ही। अब क्या क्या होता है देखो, हुमस पर केटायन कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम भरे पड़े हैं, अमोनियम भरा पड़ा है, जिंक हो जाता है, आके चिपक जाता है, मतलब केटायन धनायन चिपक जाते हैं, क्योंकि क्ले क्या होती है? क्ले तो नेगेटिवली चार्ज्ड होवे, हुमस चल रही ना, हुमस कोलोइड है, और कोलोइड हमेशा कैसे नेचर के होते हैं? माइनस माइनस माइनस, तो हुमस भी कैसे नेचर की? माइनस, इसलिए धनायन तो चिपका रहे बाबा, चिपका रहे बाबा, चिपका रहे बाबा। कईयों के एन के ना डबल प्लस लगा हुआ इस डायग्राम में, तो वो आता है बच्चों को, मुझे पता आता है। तो केटाइन लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम एटसेट्रा आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द सॉइल पार्टिकल्स। तो सीईसी ज्यादा होगी हुमस की, और हुमस है तो किसी मिट्टी में तो मिट्टी की भी ज्यादा होगी, राइट है? ऐसे ही अमोनियम आके चिपक जाता है इसमें, जो भी फर्टिलाइजर डालोगे ना, आपने अमोनियम सल्फेट डाला, यूरिया डाला, अमोनियम क्लोराइड डाला, है ना, एनहाइड्रस अमोनिया सारा की मारा डाली, तो ये अमोनियम भी मिट्टी के कणों पे आके या हुमस के ऊपर आके चिपक जाते हैं, इसलिए इनकी भी हानि या लीचिंग नहीं होती है। तो देखो ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, या हुमस क्या करती है? अमोनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्टिलाइजर इज आल्सो एब्जॉर्ब्ड, ऊपर चिपकने को बोलते हैं भाई साहब, एब्जॉर्ब अंदर जाने को बोलते हैं, एब भी लगती है तो अंदर गया वो, एडी लगा ना, एब्जॉर्ब्ड तो ऊपर ही रह गया। तो NH4+ obtained from fertilizer is also absorbed by humus
एंड हेंस इट इज नॉट लॉस्ट बाय लीचिंग। लीचिंग नहीं करने देती भाई साहब, अमोनियम का चिपका लेती है अपने ऊपर ये हुमस। ऐसी भली महिला है, मतलब भली चीज है हुमस। अब लेते हैं बफर कैपेसिटी। कल ही बताया था बफर कैपेसिटी। पीएच आसानी से नहीं बदलता, इसी को बोलते हैं बफर कैपेसिटी। कल ही बताया था हुमस का शानदार होता है, हुमस का पीएच आसानी से नहीं बदलता है। तो जिस मिट्टी में जीवांश पदार्थ या हुमस है उसका पीएच भी आसानी से नहीं बदलेगा रे भाई साहब। उभय प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देगी ये तो। देखो तो जीवांश पदार्थ मृदा की प्रतिरोधक क्षमता या बफर कैपेसिटी में बढ़ोतरी कर देते हैं, जिससे पीएच अचानक नहीं बदलता या अचानक परिवर्तित नहीं होता है। ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेस द बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल ड्यू टू विच द पीएच ऑफ द सॉइल डज नॉट चेंज सडनली, इजीली सडनली। कल ही तो बताया था बफर कैपेसिटी क्या होती है, पीएच परिवर्तन का विरोध करना, रेजिस्ट टू चेंज इन पीएच, करेक्ट। तो ये भी तो बढ़िया है भाई साहब इसका। अब लेते हैं अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो मिट्टी में तो भाई साहब ये हुमस के पास तो न्यूट्रिएंट ही न्यूट्रिएंट है बाबा, न्यूट्रिएंट ही न्यूट्रिएंट है। जब भी ऑर्गेनिक मैटर या हुमस होगी अंदर तो भरे पड़े हैं सारे के सारे कैटाइंस भरे पड़े हैं, फॉस्फोरस वगैरह भी है, सब इसके पास। तो सड़ेगा तो सब कुछ निकलता है, सारे निकलते, सारे न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं। तो मृदा में जीवांश पदार्थ मिलाने से सारे असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, असेंशियल जानते होंगे, एनपीके 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 CAMGS, ये तो मैक्रो है रे बाबा। ये तो कौन है, एनपीके एनपीके CAMGS, ये तो मैक्रो है, ये 1 ppm ज्यादा चाहिए। फिर माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व, फेको या मंजन बामोय निकल, फेको मंजन बामो निकल, फेकू मंजन FECUMNZN, फेको मंजन बम्बो निकल, ये सारे मिलते हैं इसके अंदर, सारे मिलते हैं इसके अंदर, भरे पड़े हैं ऑर्गेनिक मैटर में या हुमस के अंदर। तो बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल द अमाउंट ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, 17 चाहिए ना पोषक तत्व, 17 के 17 है फॉर द प्लांट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, भरे पड़े एटसेट्रा इंक्रीजेस। सही है। ये कहां से आए सारे न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से। सारे के सारे पोषक तत्व कहां से आए, जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से या ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से। नंबर these nutrients are obtained by in the soil by the decomposition of organic matter. नंबर 12 लवणीयता में सुधार। लवणीयता में पता कैसे, जब जब जीवांश सड़ता है CO2 गैस निकलती है, जल से क्रिया करती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है। एक तो ऐसे होता है जब जब जीवांश, दो चीज हो गई, जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा ना, जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर जिसको आप जीवांश पदार्थ के वो हो, है ना, जिसको आप अपन लोग क्या बोलते हैं जीवांश पदार्थ, ये जब भी अपघटित होगा ना, टूटेगा, इसका अपघटन होगा या डिकम्पोजिशन होगा, तो बताओ क्या निकलेगा, बोलो भाई क्या निकलेगा। दो चीज निकलेगी सर, एक तो डायरेक्ट ही कार्बनिक अम्ल निकलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स। कई बार समझा दिया मैंने, कई बार इसको, डायरेक्ट ही कार्बनिक अम्ल निकलते हैं। बताओ देखिए, दो चार समझा देखिए, पहला शुरू में पार्ट था ही ऐसा ही। क्या क्या निकलता बताओ देखिए। सिट्रिक एसिड निकला था कि नहीं निकला था, सर निकला था, मुझे अच्छी तरह से याद है, सिट्रिक एसिड बना था। तो ब्यूटायरिक 482 बना था कि नहीं बना था, बना था सर, ये भी नहीं बना था, ब्यूटायरिक एसिड बना था, है ना, एसिटिक एसिड बन जाता है, ऑक्जेलिक एसिड बन जाता है, ऑक्जेलिक बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर टूटते तो ही बनते हैं, तो ये एसिड बनते हैं इतने सारे। इसके अलावा दूसरा क्या निकलता है, और CO2 निकलती है। और CO2 क्या करती है, वाटर से रिएक्ट करती है बाबा, और वो क्या बनाती है रिएक्ट करके, वो बनाती है H2CO3, बोले तो कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड ये बनाती है। तो एसिड ही एसिड नहीं आ गया क्या, मृदा में जीवांश पदार्थ मिलने से कार्बनिक अम्ल बनते हैं, सिट्रिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, मेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड, इतने एसिड बनते हैं कि आपके लवणीयता की समस्या ही खत्म हो जाएगी। ये देखो, मृदा में जीवांश पदार्थ को मिलाने से विच्छेदन के बाद में कार्बनिक अम्ल बनते हैं, सिट्रिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, एसिटिक एसिड बनते हैं, जिससे मृदा लवणीयता में सुधार हो जाता।
by adding organic matter to the soil after decomposition, organic acids like citric, butyric, acetic, oxalic, malic, glucuronic acids are formed which improves soil salinity. मृदा लवणीयता सुधर गई, मृदा लवणीयता सुधर गई। नंबर 13, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है भाई साहब, नहीं बढ़ती, तगड़ी बढ़ती है। पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। एक तो जो आपके थे ना वो अम्ल बने थे अभी, ब्यूटायरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये अम्ल पता क्या करते हैं, घोल लेते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट जो गुल ही ना रहे उनको घोल के पौधों को अवेलेबल कराते हैं, क्योंकि गुलते ही पौधों को मिल जाता है, पौधों को मिल जाता है। कोई भी न्यूट्रिएंट गुला पौधे के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, अवशोषित हो गया। तो ये क्या करते हैं, जो एसिड्स बढ़ते हैं ना, एसिड्स, जीवांश पदार्थ के टूटने से जो कार्बनिक अम्ल बनते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आर फॉर्म्ड इन द सोइल, मैलिक, ब्यूटायरिक, ऑक्जेलिक, ये सारे ये क्या करते हैं, अनअवेलेबल को अवेलेबल बना देते हैं, इनसोल्यूबल को सोल्यूबल बना देते हैं। देखो ये अम्ल क्या करेंगे, ये मृदा में पाए जाने वाले अनुपलब्ध पोषक तत्व, अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स जो उपलब्ध नहीं हो रहे, उनको घोल के अवेलेबल बना देते हैं। जैसे है ना, देखो these acids react with unavailable nutrients and present in the soil and convert into available form, उपलब्ध रूप में बदल देते हैं, विलेय रूप में बदल देते हैं। कोई दिक्कत है ना? जैसे कभी आपने सुना फोस्फेट को अगर आपने आयरन या एल्यूमिनियम वाली मिट्टी में डाल दिया तो आयरन फोस्फेट और एल्यूमिनियम फोस्फेट बनके मिलना ही बंद हो जाता है। अगर वो नहीं मिले तो इस एसिड को दे दो, ये एसिड जो है ना इनको ये हटा देंगे, हटा देंगे जो नहीं मिल, जैसे फोस्फेट है, पढ़ा रखा मैंने, ऑफलाइन में पढ़ा रखा है, ऑफलाइन में अच्छी तरह समझा रखा है, इसमें भी आएगा कि एल्यूमिनियम फोस्फेट, आयरन फोस्फेट, एल्यूमिनियम फोस्फेट यानी फोस्फेट अगर आपने ऐसी मिट्टी में डाल दिया जिसमें आयरन ज्यादा, एल्यूमिनियम ज्यादा, तो उसके साथ जुड़ जाता है, आयरन फास्फेट और एल्यूमिनियम फोस्फेट बन जाता है और वो मिलना ही बंद हो जाता है। लेकिन अभी जो आपने एसिड बनाए ना, ऑर्गेनिक मटेरियल, जीवांश पदार्थ जो ऑर्गेनिक एसिड बने, मैलिक, ब्यूटायरिक, ये इसको भी घोल देते हैं, इसको भी अवेलेबल करा देते हैं। तो अविलेय एल्यूमिनियम फॉस्फेट और आयरन फास्फेट से क्रिया करके फास्फोरस को भी विलेय फॉर्म में यानी सोल्यूबल फॉर्म में ले आते हैं। दे रिएक्ट विद द इनसोल्यूबल एल्यूमिनियम फॉस्फेट, इनसोल्यूबल आयरन फॉस्फेट and convert phosphorus into soluble form. Number 14, biological effect. ऑर्गेनिक मैटर आया तो कईयों के तो काजू कतली आ गई, डांस चल रहा है, कर ले बैक्टीरिया डांस वांस, खाने के लिए आ गया आज ऑर्गेनिक मैटर, होमस, सब बढ़ जाते हैं। और केचुए भी कर ले केचुआ डांस वांस, आ गए खाने के लिए ऑर्गेनिक मैटर, होमस मास, ऐसे आ जाता है। तो जीवांश पदार्थ ना सूक्ष्म जीवों का, यहां जीवाणु की बजाय सूक्ष्म जीव ज्यादा बढ़िया है, उन सबका भोजन है, सबका भोजन है, सारों का काजू कतली है, वेट कर रहे हैं कब कचरा डलेगा, कब खाद डलेगा, कब हुमस बनेगी, कब गोबरी खाद आएगी, हमें तो भाई साहब भोजन मिलेगा। ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म, जीवाणु वगैरह, मतलब बैक्टीरिया वगैरह, एक्टिनोमाइसीटीज वगैरह सब वेट करते रहते हैं। तो जीवांश पदार्थ सूक्ष्म जीवों का क्या है, भोजन है, इससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि या एक्टिविटी बढ़ जाती है। नहीं, ये यहाँ पे नहीं बढ़ती, बढ़ जाती। देखो ऑर्गेनिक मैटर इज द फूड फॉर सॉइल ऑर्गेनिज्म, सॉइल माइक्रोब्स, ज्यादा बढ़िया वर्ड है यहाँ, which increases activity of the microbes, करेक्ट। यहां जो जीवाणु वर्ड है ना, जीवाणु, ये बैक्टीरिया के लिए जरूरी नहीं है, माइक्रोब्स के लिए भी हिंदी में यूज करते हैं, सूक्ष्म जीवों के लिए भी। तो यहां सूक्ष्म जीवों की बात आई है। तो जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर आता तो बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का फूड, माइक्रोब्स का फूड भी आता है, माइक्रोब्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ऑर्गेनिक मैटर इज द फूड फॉर सॉइल माइक्रोब्स विच इंक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। और क्या क्या बढ़ता है, और भाई साहब सारी एक्टिविटी जो करते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। देखो जैविक दशा सुधर जाती है, बायोलॉजिकल कंडीशन सॉइल की अच्छी हो जाती है, मतलब माइक्रोब्स आ जाते हैं अच्छे वाले, बढ़िया काम करने वाले, है ना, ये वाले। अमोनीकरण बढ़ जाता है। अमोनीकरण क्या होता है पता आपको, अमीनो अम्लों का टूट के अमोनिया या अमोनियम बनना, जानते हो ना, जानो मैं बताता हूं, मैं सारे थोड़े थोड़े बताता हूं। हालांकि जो बच्चे ऑफलाइन के हैं वो तो मास्टर पढ़े हैं इसके, खतरनाक बड़े हुए वो तो। देखो अमोनीकरण क्या होता है, अमोनिफिकेशन, और पढ़ेंगे आगे डिटेल, कल परसों पढ़ेंगे, कल ही आएगा शायद या परसों आएगा।
इसमें क्या होगा, जो एमिनो एसिड होते हैं ना, एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल, उससे बढ़ती है अमोनिया, या फिर ये फिर कन्वर्ट हो जाती है अमोनियम में, NH4+ में ये बढ़ता है। तो अमीनो अम्लों का टूटना और अमोनिया या अमोनियम का बढ़ना, ये तो है अमोनिफिकेशन। ये वाला, ये जो मैंने लिखा ना इसका वही है अमोनिफिकेशन। ठीक है। नाइट्रिफिकेशन क्या है, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे और अमोनियम को नाइट्रेट बनाएंगे। यहां पर क्या होता है, यहां पर अमोनियम NH4+ को बनाया जाता है नाइट्रेट, और पौधों को ज्यादा नाइट्रेट ही पसंद है। सारा रे पौधा तो नाइट्रेट लेवे दान लेवे से। इसमें दो आते हैं, दान लेवे से अमोनियम रेसोनियम, लेकिन इसमें दो आते हैं। एक तो आता है नाइट्रोसोमोनास, जिसको हम लोग यहां कर्ण कहते हैं, कर्ण। एक आता है नाइट्रोबैक्टर, बाद वाला बैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, दो आते हैं इसमें। जैसे पहले अमोनियम है ना NH4+, इसको बनाया जाता है नाइट्राइट NO2-, और यहां पे बैक्टीरिया आता है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास कटरा से इधर से भी ना, नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास। और दूसरा जो यहां पर आएगा ना नाइट्रेट बनाएगा नाइट्राइट से, इसको बोलते हैं नाइट्राइट। इससे जो नाइट्रेट बनाएगा यहां पर, उस बैक्टीरिया का नाम आता है नाइट्रोबैक्टर, बाद वाला बैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। तो ये नाइट्रीकरण क्या हो गया, अमोनियम से, अमोनियम से, अमोनियम से, अमोनियम से नाइट्रेट बनना, बीच में नाइट्राइट बनेगा, कर्ण अर्जुन आएंगे, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। डीनाइट्रिफिकेशन ये अच्छी क्रिया नहीं है, ये एक नेगेटिव क्रिया है बेटा। इसमें क्या होता है, बनी बनाई नाइट्रेट। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, ये वाला डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें बनी बनाई नाइट्रेट जो पौधों को मिलती है, पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है, वो वापस N2 गैस बन जाती है या फिर N2O बन जाती है, यानी वापस एनवायरमेंट में चली जाती है। कल परसों पढ़ाऊंगा नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। ठीक है भाई, ज्यादा अच्छी नहीं है, बाकी वो दो लाभप्रद है, दो बेनिफिशियल है। तो ये वाली क्रियाएं हो जाती है, हालांकि इसमें तो आगे लिखा हुआ लाभप्रद क्रियाएं दोनों, लेकिन ये डीनाइट्रिफिकेशन सही नहीं है। प्लांट्स लेते हो अच्छी बात है, बाकी वैसे लॉस हो रहा है तो सही नहीं हो। तो ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बेनिफिशियल प्रोसेस लाइक अमोनिफिकेशन। व्हाट अमोनिफिकेशन, एमिनो एसिड से अमोनिया या अमोनियम बनना। और नाइट्रिफिकेशन, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, अमोनियम को नाइट्रेट बनाएंगे, बोले तो अमोनियम से नाइट्रेट बनना। डीनाइट्रिफिकेशन, बनी बनाई नाइट्रेट का वापस चला जाना, ये होती है। इसके अलावा ताजा जीवांश पदार्थ, ओहो केचुओं के तो मजे मजे हो गए भाई साहब, चींटियों को मजे मजे हो गए, है ना। तो फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड्स फूड टू द अर्थवर्म एंड ants। चींटियां और केचुए सबको खाने को देते रहे बाबा, जबरदस्त देते रहे। क्यों, तो ऑर्गेनिक मैटर आया, केचुओं के लिए काजू कतली आ गई, चींटियों के लिए काजू कतली आ गई, है ना। देखो, तो फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड्स फूड टू द अर्थवर्म एंड ants, चींटियों को देते हैं। मतलब ये आते ही तो ये तो डांस करने लग जाते हैं कि दिवाली आ जाती है बाबा, ऑर्गेनिक मैटर आते ही। ठीक है भाई। इसके अलावा बहुत सारे जंतु होते हैं मिट्टी के अंदर, उनके लिए भोजन होता है, जो क्या करते हैं, मिट्टी को ना पोरस बना देते हैं, रंध्र युक्त बना देते हैं, जिससे वाटर ड्रेनेज बढ़ जाता है, पानी नीचे जाने लग जाता है और वायु संचार भी बढ़ जाता है। तो कुछ एनिमल भी आ जाते हैं, है ना, कुछ एनिमल भी आ जाते हैं बेटा, जो मिट्टी को, शायद ये वाला एनिमल ही है, वो केचुआ का अचवार, ये केचुए की बात चल रही है, ये फोटो नहीं है। कौन से एनिमल की बात चल रही है, इसकी नहीं रे बाबा, ये चूहा नहीं रे, चूहा नहीं। किस एनिमल की बात चल रही है यहां पर, बीज किसके लिए है, जिसकी जस्ट पहले बात हुई है, अर्थवर्म और आंट्स, है ना। ये किसके लिए है, केचुआ और चींटियां। ये क्या करते हैं, खोदते मिट्टी को पोरस बना देते हैं, मतलब ज्यादा पोरोसिटी, हवा बढ़ जाती है, पानी वो बढ़ जाती है, जगह गैप बढ़ जाता है, जिससे वायु संचार और जल निकास दोनों ही बढ़ जाते हैं। सही चल रहा है भाई। अब आ गया नंबर 15, और अभी रह गया मृदा में जो है ना आपने डाला ऑर्गेनिक मैटर, वो सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन और ऊर्जा भी है। इससे सूक्ष्म जीवों की या जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी, क्रियाशीलता बढ़ेगी और फर्टिलिटी या उर्वरता या उपजाऊपन भी बढ़ जाता है। तो ऑर्गेनिक मैटर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एनर्जी ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बोले तो यहां माइक्रोब्स,
present in the soil which increases the activity of microbes. As a result, soil fertility increases. soil fertility increases. ठीक है, यहां पे बैक्टीरिया को बाबा एक साथ ही कर लेना सबको, माइक्रोब्स। फोटो खींच ले। यहां पे भी जीवाणु की जगह ज्यादा बढ़िया शब्द है सूक्ष्म जीव, क्योंकि सारे जीवों की बात हो रही है। ठीक है, तो सबका फूड है बाबा, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है ना, और फर्टिलिटी बढ़ जाती है। नंबर 15, पौधों की वृद्धि पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ। तगड़ा तगड़ा होता है, क्योंकि हुमस में IAA ऑक्सीन, इंडोल एसिटिक एसिड, हुमस में IPA, ये सारे ग्रोथ हार्मोन है, प्लांट हार्मोन्स है, ये भी होते हैं हुमस के अंदर। IA, जिब्रेलिन, अपन पढ़ते हैं ना, IA, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन वगैरह, तो इनमें IA, IPA, इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, ये बहुत होते हैं हुमस के अंदर, और ये सारे क्या है, वृद्धि कारक हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है। तो हुमस कंटेन्स ग्रोथ हार्मोन्स लाइक इंडोल एसिटिक एसिड, IA नेचुरल ऑक्सीन है, IA नेचुरल ऑक्सीन है। ये IPA, ये भी IA बढ़ जाता है बाद में, ये ऑक्सीन है, तो ऑक्सीन अच्छा होता है, इन ऑक्सीन से क्या होता है, प्लांट की वृद्धि बढ़ जाती है। अब लेते हैं कुछ इनके खतरनाक प्रभाव भी है, जितने बूढ़े दिख रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर से ये जो आ रहे और जीव वगैरह, तो ये कई नुकसान करने वाले भी आते हैं, थोड़ा सा हानिकारक की बात करते हैं। इसके अलावा जीवांश पदार्थ मिट्टी में कुछ नुकसान भी करते हैं, जीवांश पदार्थ चल रहा है ना वैसे हुमस वगैरह, तो बिसाइड ऑर्गेनिक मैटर, बिसाइड इनके अलावा, ये तो सारे लाभ ही लाभ, ऑर्गेनिक मैटर है सम हार्मफुल इफेक्ट ऑन द सॉइल, कुछ नुकसान भी करते हैं बाबा, ये जीवांश पदार्थ नुकसान करते हैं। अब देखो क्या क्या नुकसान करते हैं। एक तो ना रोग पैदा करने वाले जीवों को भी तो ऊर्जा देते हैं ये, वो भी आ जाएंगे, कई हानिकारक रोगाणु आ जाएंगे भाई साहब। तो जीवांश पदार्थ रोग पैदा करने वाले जीवों को भी तो ऊर्जा या भोजन देता है, और उनको लंबे समय मिट्टी में बनाए रखता है और बीमारियां कराता रहता है। तो नुकसान नंबर 1 क्या आया, ये तो रखता रोगाणुओं को भी जिंदा रे, उनका भी तो फूड होता रे सजनों। तो जीवांश पदार्थ जो रोग पैदा करने वाले हैं ना, उनका भी भोजन और ऊर्जा है, उनके लिए भी एनर्जी और फूड का काम करता है, और वो लंबे समय बीमारियां करते रहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फूड फॉर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, रोग करने वालों का, विच कीप्स देम अलाइव इन द सॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। समझ में आ गयो या ना आयो, आ गयो। इसके अलावा और भी दिक्कत है, ये दिक्कत आगे में, रोगाणु बढ़ गए जीवांश पदार्थ से, रोगाणु बढ़ गए ऑर्गेनिक मैटर से, पैथोजन बढ़ गए ऑर्गेनिक मैटर से, रोग ज्यादा हो गए, पैथोजन बढ़ गए ऑर्गेनिक मैटर से। इसके अलावा भी दिक्कत आती है, मिट्टी में जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, वो मिक्स नहीं होने देता। जैसे मान लो किसी मिट्टी में ज्यादा ही खाद है, बहुत कचरा है, मतलब कचरा ही कचरा भरा पड़ा है, मिट्टी बहुत कम है, तो पौधे ही नहीं लगेंगे आपके। तो मृदा में ज्यादा जीवांश पदार्थ क्या करता है, मिश्रण की समस्या, फिर वो मिक्सिंग नहीं होगा और पौध रोपण सही नहीं होता है। तो एक्सेसिव ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ मिक्सिंग, मिक्स करने की प्रॉब्लम पैदा करता है, विच काजेज प्लांटेशन प्रॉब्लम या प्रॉब्लम इन द प्लांटेशन। तो पहला नुकसान, रोगाणुओं को भोजन और ऊर्जा देके लंबे समय जिंदा रखता है। नुकसान नंबर 2, ऑर्गेनिक मैटर अगर बहुत ज्यादा होता तो फिर पौधे रुकते ही नहीं, खड़े ही नहीं रहते, गिर जाते हो, है ना, मिक्सअप नहीं होता ढंग से। और तीसरा नुकसान, जहर निकालते हैं। विभिन्न जीवांश पदार्थ मिट्टी में विच्छेदन जब होता है तो फाइटोटॉक्सिन निकालते हैं। व्हाट फाइटोटॉक्सिन, पादप विष, प्लांट जहर या प्लांट टॉक्सिन्स। फाइटो मींस प्लांट, जहर निकालते हैं जो पौधों को नुकसान भी करते हैं। तो वेरियस ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसेस फाइटोटॉक्सिन। व्हाट फाइटोटॉक्सिन, पौधों वाला जहर, पादप जहर निकालते हैं। तो वेरियस ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसेस फाइटोटॉक्सिन ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल विच आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स, जो पौधों को नुकसान करते हैं।
तो 3 नुकसान क्या हो गए? रोगाणुओं को भोजन देते हैं, रोगाणुओं को ऊर्जा देते हैं, एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी टू पैथोजन, प्रोवाइड फूड टू पैथोजन। दूसरा, मिट्टी में मिक्स नहीं होने से पौधे खड़े नहीं रह पाते, पौधरोपण सही नहीं होता, पौधे लगते नहीं ढंग से। और तीसरा, कचरा जीवांश पदार्थ जब सड़ता है तो कुछ फाइटोटॉक्सिन या जहरीले पदार्थ निकलते हैं जो पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। तो वेरियस ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसेस फाइटोटॉक्सिन ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल व्हिच आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स। तो हुमस तो पूरे हो गिरा बापू, ऑर्गेनिक मैटर का फायदा तो और नुकसान तो पूरा हो गया बापू, लेकिन पाठ अभी बाकी है। कल अब हम लोग पढ़ेंगे CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। तो कल फिर मिलते हैं 7 बजे से थोड़ा पहले कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सभी से लेता हूं विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा घेर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।